चलिए, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज तीसरे लेक्चर के सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम आज देखेंगे वही टॉपिक जो कल कंटिन्यू कर रहे थे, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। और इसके बाद एक टॉपिक और कंटिन्यू करेंगे 1857 की क्रांति, और उसके बाद फर्दर अगर टॉपिक को चाहे तो एक्सटेंड करेंगे हम आज़ादी के आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसके तरफ स्विच करेंगे। तो चलिए, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक बार इन शॉर्ट आपको रिव्यूज अगर कर दिया जाए तो आप देखोगे हम लोगों ने कहां से कहां तक पढ़ा था। तो 1774 के वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से लेकर के और लगभग पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने कैनिंग का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया था। कैनिंग का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया था। इस बीच में आपको महत्वपूर्ण चीजों को एक बार रिकॉल करवा दूं तो आप देखोगे 1774 से लेकर के 1785 तक का दौर वारेन हेस्टिंग्स का है, आपका BH हेस्टिंग्स लिख दे रहा हूं इस तरीके से। और इसके बाद आपका देखेंगे मैकफर्सन का एक छोटा सा काल है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपका। इसके बाद आना किसका रहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब आना होता है? 1786 से कब तक चला कार्यकाल? याद रखिएगा 1793 ही वो वर्ष है जब कॉर्नवालिस कोड आता है। आपका कॉर्नवालिस कोड मतलब शक्तियों के विभाजन के लिए था। यही वो समय है जब अस्थाई बंदोबस्त आता है। कॉर्नवालिस को ही आपका क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अब ये है कॉर्नवालिस, आप ध्यान रखेंगे ये। अब इसके साथ ही आगे आपको फटाफट ध्यान होना चाहिए। अब 1793 से लेकर के और इसके बाद किसका कार्यकाल आता है? जॉन सोर का। कब तक रहा कार्यकाल? बिल्कुल 5 साल का। और जॉन सोर ने ही स्थायी बंदोबस्त की नीति लिखी थी। इसने शोर नहीं मचाया, अहस्तक्षेप की नीति लागू करते हुए शासनकाल खत्म किया। 1700 आपका कब आया? बेलेजली का शासनकाल शुरू होता है 98 में आते ही, और कब तक? 1805 में। इसके बाद कौन आता है थोड़े समय के लिए? फिर से वापस कॉर्नवालिस, जिसका मृत्यु हो जाता है यूपी के गाजीपुर के अंदर। तो ये काल किसका है? बेलेजली। अब ध्यान रखते चलना है। रिंग ऑफ फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बनाई थी। ओरिएंटलिस्ट व्यक्ति था। बहुत सारे पुस्तकों का, जैसे आपका जेंटू लॉज के रूप में, आप फिर गीता का, दोनों का रूप आपका, और भी कई पुस्तकों का आपका संस्कृत में रूपांतरण करवाया। कॉर्नवालिस को हम पहचानेंगे कोडिफिकेशन के लिए, और किसके लिए? तो स्थायी बंदोबस्त। जॉन सोर के हस्तक्षेप की नीति और बेलेजली की नीति क्या रही? बेलेजली की नीति सहायक संधि, सहायक संधि का दौर। इसके बाद आपने याद किया, और किसका दौर शुरू होता है? 1806 से फिर से कब तक? 7 अब आपका एक कौन सा दौर है? एक छोटा सा कार्यकाल। और इसके बाद जॉन बार्लो का इग्नोर कर देता हूं। 1807 से लेकर कब तक? 1813 किसका है? मिंटो फर्स्ट। याद रखना होगा आपको। एक छोटा सा कार्यकाल यहाँ पे जॉन बार्लो का इग्नोर किया है। उनके समय का एक महत्वपूर्ण घटना था सिपाही विद्रोह, और कहाँ का? तो वेल्लूर का। 1813 से 1823 आपको याद रखना है। ये किसका है? तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी यहाँ वारेन हेस्टिंग BH लिखा हूं या LH लिख दे रहा हूं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब 1823 में फिर से कौन आना है? एमहर्स्ट के टाइम का महत्वपूर्ण घटना क्या रहता है? आंग्ल बर्मा युद्ध, और एमहर्स्ट के समय का आपका बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। इसके बाद 1828 में कौन आते हैं? विलियम बेंटिक 33, और फिर विलियम बेंटिक ही आपका 33 से 1835 तक कंटिन्यू करते हैं। इसी 33 के अधिनियम चार्टर के तहत क्या होता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, और यह आपका 2 साल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, और ये कार्यकाल रहा था आपका वो बंगाल का। अब इसके बाद 1835 से आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो 35 से कहां तक? आपका 1835 से अब कौन किसका दौर था? ये छोटा सा बहुत छोटा सा दौर भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसके बाद 1836 से लेकर के कब तक? 1842। ये किसका दौर है? ऑकलैंड। और ऑकलैंड के बाद किसका आना होता है? एलनबरो। 1842 से लेके कब तक? यह है एलनबरो। और ऑकलैंड के टाइम में ध्यान रखिएगा क्या होता है? रणजीत सिंह की मृत्यु होता है,
और रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद क्या होता है, तो आप देखेंगे फिर जीटी रोड का निर्माण करके आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है, और नेपियर के समय में आपका नेपियर के मतलब नेतृत्व में एलन बैरो के समय में आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। दास प्रथा का मुक्त करना, संडे की छुट्टी इत्यादि मनाने वाला कार्यक्रम एलन बैरो के समय का था। इसके बाद किसका आना होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको प्रथम कौन कब तक रहा, डलहौजी, डलहौजी कब आना होता है 48, तो ये आपका 1848। हार्डिंग फर्स्ट, आपका हार्डिंग द्वितीय बाद में आएंगे, ये क्या है हार्डिंग फर्स्ट। इसके समय का महत्वपूर्ण घटना यही था, ये शुरुआत यही किया था इससे सिखों के साथ स्ट्रगल का। 1848 से कब तक 1800, और फिर 1800 यह कौन सा है डलहौजी। अब डलहौजी का दौर याद रखिए, ये भी याद रखिए कि आपका अंग्रेज की तरफ से डलहौजी ने ही अंतिम रूप से सिख आपका साम्राज्य का विलय करवाया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंदर डलहौजी ने ही द्वितीय आंग्ल बर्मा के युद्ध के अंदर आपका विजय करवाया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहाँ होता है, एमहर्स्ट के टाइम पे। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके टाइम में होता है, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। आपका मराठों का अंतिम रूप से उन्मूलन किसके टाइम पे होता है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। आप पूछोगे कि आपका सर कौन सा, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पे होता है, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पे होता है, तो आपका वेलेजली के टाइम पे। और अंतिम रूप से तृतीय मराठा युद्ध में किसके समय होता है, तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। और आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके टाइम पे होता है, एमहर्स्ट के टाइम पे। संधि कौन सी होती है, एंडूप की संधि आपका। द्वितीय आपका आंग्ल बर्मा युद्ध किसके टाइम पे होता है, तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी के टाइम पे होता है। डलहौजी के बारे में और जानते हुए याद रखेगा, इसने ही राजधानी कहां स्थानांतरित किया था, शिमला, और तोपखाना कहां स्थानांतरित किया था, मेरठ के अंदर। और आप ध्यान रखेगा कि 1853 ईस्वी में आपका आप रेलवे का प्रारंभ हो जाता है, डाक सेवा का प्रारंभ हो जाता है। और आपका यह भी ध्यान रखना है कि इसी के समय में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था, जिसके तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी, फिर जाके नागपुर, और अंततः जाकर के सबसे किसका, अवध। तो ध्यान रखिएगा, राज्य हड़प नीति के रूप में अंतिम शिकार कौन, अवध। प्रथम शिकार कौन, सतारा। और यह भी याद रखा जाना चाहिए कि झांसी का विलय कब हुआ था, 1853 या 54, 1853 ईस्वी में, 1853 के अंदर। अब ये भी आपको याद रखा जाना चाहिए, 1854 के ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम आया था। डलहौजी को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक निर्माण का जनक, सार्वजनिक निर्माण का। जैसे क्या होता है, इसके समय सार्वजनिक निर्माण विभाग का अलग से गठन होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इतना बात आपको डलहौजी के समय का याद रखना जरूरी है। अब आगे बढ़े, देख ही लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद किसका काल आता है, 1856 से लेकर के 1857 के विद्रोह, 1858 अधिनियम के बाद ये किसमें बदल जाते हैं, कब तक, 1862 तक। ये इस समय का दौर है जो कैनिंग है, किस हैसियत से, तो आपका भारत के गवर्नर जनरल के हैसियत से। इसी हैसियत से डलहौजी के समय में आया कौन सा, आपका वुड डिस्पैच, 400 वुड डिस्पैच एक शिक्षा संबंधी बिल था। शिक्षा संबंधी बिल पे अमल करते हुए आपका यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाता है। इसी समय आपका क्या होता है, 2 और सुधारवादी कानून आता है, विधवा पुनर्विवाह, इस पर चंद विद्यासागर के समर्थन प्राप्त, और एक और धर्मांतरण संबंधी कानून किसके समय आता है, लॉर्ड कैनिंग के समय आता है। एक और कानूनों का सेट रहता है, आईपीसी और सीआरपीसी, जो पहले से लिख दिया गया था, परंतु 1857 के क्रांति के समय काफी मिस किया जाता है। तो क्रांति के ठीक बाद 1859 के समय आपको इसको सीआरपीसी, और पहले कौन सा, आईपीसी, और फिर कौन सा, सीआरपीसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। भारतीय दंड संहिता और आपराधिक संक्रियाओं को संलग्न किया जाता है किसके समय में, आपका कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय ही आपका 1857 की क्रांति है, सबसे महत्वपूर्ण घटना। और 1857 का भारत शासन अधिनियम के बाद यही कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में आपका विभूषित होते हैं। क्लियर है। और भी छोटी मोटी और चीजें हैं,
उसको एक बार के लिए मैं स्किप कर रहा हूं। इसके बाद हम यहां से देखते हैं सीधा यहां तक। उम्मीद करते हैं कि पिछले सेशन में आप सबको क्लियर होगा और एक बार वापिस आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी बनाइए। अब कैनिंग के बाद क्या होता है, 2-3 आपको ऐसा दौर चलेगा जो बहुत डल प्रोसीडिंग्स रहेगा। डल प्रोसीडिंग्स मतलब धीमी प्रक्रिया में आंदोलन के बाद, देखो तूफान के बाद क्या होता है, थोड़ा सा सन्नाटा, शांति का दौर आता है। तो आपका एक धीमी प्रक्रिया में विकास होता है, किसका, संवैधानिक विकास। इसी संवैधानिक विकास के क्रम में कहा जाता है कि जो एक प्रकार से जनता में संविधान के प्रति चेतना विकसित होने का कारण था, ब्रिटेन चला जाना, सत्ता ब्रिटेन गया, थोड़ा आधुनिकीकरण आया तो कुछ भारतीय भी ब्रिटेन की तरफ गए और देखा कि यहाँ तो संविधान के तहत बहुत शानदार सत्ता संचालित हो रहा है और भारत में कोई ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं है। तभी आपका 1885 में कांग्रेस का गठन और फिर धीरे धीरे कांग्रेस के माध्यम से आपका संवैधानिक प्रक्रिया का मांग और फिर उसका तत्पश्चात क्या होना, 1905 इसमें बंगाल विभाजन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हो जाना। तो हम उस दौर पे आके धीरे धीरे खड़े होंगे। हालांकि अभी हमने कहां तक का प्रक्रिया देखा, 1862। तो इसी में ध्यान दीजिएगा, वायसराय का कार्यकारिणी परिषद का गठन भी हो जाता है। 1861 की वायसराय की एक आपका शक्ति भी प्राप्त हो जाता है, क्या, तो अध्यादेश जारी करने का। और बाद में आपका इसके बाद धीरे धीरे कार्यकारिणी परिषद में बहुत सारे सुधार भी होंगे। सब किसके समय का बात है, तो कार्यकारिणी परिषद वायसराय का बना ही किसके समय था, 15 सदस्यीय, तो कैनिंग के समय में बना था। और बाद में देखेंगे अब कैनिंग के ठीक बाद कौन आता है, ठीक बाद कैनिंग है ना, एल्गिन। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, एल्गिन के समय में क्या है, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा होता है, बहावी आंदोलन। अब हालांकि आपके इतिहास के कंटेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि इसका सेंटर रहा हमेशा बिहार। तो इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में इतना ही पूछेंगे आपसे, हर एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आप ये भी जान लो, बहावी आंदोलन का केंद्र कहां था, यूपी, संयुक्त प्रांत और बिहार। बहावी आंदोलन क्या था, मुस्लिम सुधार आंदोलन था, मुस्लिम में आपका रिफॉर्म मूवमेंट था। इसके अंदर धीरे धीरे आपका अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए हो गए थे कि मुस्लिमों के धर्म के अंदर हस्तक्षेप था और इसके प्रवर्तक जो रहे थे आपका, उनको वहाब बोलते थे, अब्दुल वहाब की वजह से। और ये थोड़े से जाकर के बाद में अग्रेसिव हुए थे। तो पूछा जाता है सवाल, इनका दमन किसने किया था, तो यही आपका एल्गिन, ये याद रखना होता है। अच्छा, कब से कब तक का दौर है ये, 62 से, बहुत छोटा दौर है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना अपने को है ही नहीं। मैं ना भी लिख सकता हूं, एल्गिन के बाद का ही अलग साइड कहीं देख लेना, 1862-63 और लॉर्ड एल्गिन, बहावी आंदोलन से संबंध रखना। बहावी आंदोलन का दमन, ये तुरंत आए थे किसके बाद, 1862 में, किसके जाने के बाद, कैनिंग। इसके बाद का आपका 2-3 इंपॉर्टेंट दौर आता है, लॉरेंस का, मेयो का, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन। कौन कौन है आपका, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक, ये सब इंपॉर्टेंट है। नॉर्थब्रुक आपका, लिटन, रिपन, एक बार के लिए हम इतना देखेंगे क्योंकि रिपन के बाद फिर डफरिन का आ जाना, डफरिन के आ जाने से कांग्रेस का बन जाना और कांग्रेस के बन जाने के बाद फिर क्या होगा, थोड़ा सा माहौल में आएगा। और लॉरेंस का कार्यकाल कब शुरू होता है आपका, देखेंगे आप 1800 कब तक, 60। अब देखो ये भी छोटा, अच्छा लॉरेंस को लेकर के बात का छोड़ो, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। जैसे तुमने किसको याद किया था, एक उधर याद करो, इसमें निष्क्रियता वाली बातें थी, जॉन सोर। क्या था, जॉन सोर की नीति क्या थी, अहस्तक्षेप। तो इसे लॉरेंस की नीति क्या रहेगी, निष्क्रियता, शानदार निष्क्रियता, इसको कहते हैं आपका। क्यों था, दोनों में अंतर क्या है पहले समझो। अहस्तक्षेप अलग चीज है, अनिष्क्रियता ये किसके लिए थी, तो ध्यान रखना है अफगानिस्तान के संबंध में। अफगानिस्तान के संबंध में काफी नुकसान हुआ था अंग्रेजों को, तो अफगानिस्तान के संबंध में जो आपका ग्रेट इनएक्टिव पॉलिसी जो था वो किसका था, लॉरेंस का। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसके रेंज बहुत बढ़ गए, तो इसने क्या किया, टेलीग्राफ सर्विसेज चलाया। कहां से कहां तक, टेलीग्राफ, समुद्री टेलीग्राफ सर्विसेज, ब्रिटेन यूरोप भेजने लग गए, यहां से संवाद सीधा।
तो आपसे सवाल पूछेंगे लॉरेंस के विषय में, यही पूछा जाता है कि टेलीग्राफिक सर्विसेज का शुरुआत किसके समय में हुआ था? लॉरेंस के समय में हुआ था। पहले तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि ये अफगानिस्तान के संबंध में शानदार निष्क्रियता का नीति पैक करो। और अगर लॉरेंस के समय में कुछ पूछेंगे तो आपको यही पूछा जाएगा कि इस समय शानदार निष्क्रियता की नीति का क्या था, मतलब तात्पर्य। तो अफगानिस्तान के संबंध में अंग्रेजों को अफगानिस्तान युद्ध में हार तो नहीं हुआ था, नुकसान बहुत हुआ था। तो उस वजह से अफगानिस्तान में कोई इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी बोलते हैं, तो पॉलिसीज ध्यान रखिएगा। अहस्तक्षेप की नीति किसका है? जॉन सोर का। परंतु आपका नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी रिगार्डिंग मैटर ऑफ अफगानिस्तान किसका था? तो आपका लॉरेंस का। लॉन्ग रेंज, नाम पढ़ने से ही आ रहा है, लॉन्ग रेंज तक मैसेज भेजेगा, यानी टेलीग्राफिक सर्विस का प्रारंभ इसी के समय में हुआ है। और देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसी के समय में एक भीषण अकाल आया था, और कैम्पबेल आयोग अकाल से जुड़ा, हालांकि आयोगों का एक अलग लिस्ट बनाऊंगा। और लॉरेंस ने भूटान को भारत में उस समय तो लगभग मिला ही लिया था। तो आपका आक्रमण कर करके भूटान को लगभग मिला ही लिया था, लेकिन बाद में पहाड़ी राज देश था, छोड़ दिया गया। आक्रमण किया था भूटान पे भी, लेकिन कोई फायदे का सौदा न लगने के कारण भूटान को भी छोड़ दिया। जैसे नेपाल को कब छोड़ दिया गया था? शंगोली की संधि के माध्यम से। वैसे ही भूटान पे किस पे आक्रमण किया? लॉरेंस, जिसका रेंज बहुत ज्यादा था। भूटान से भी ऊंचाइयों पे, नेपाल से भी ऊंचाइयों पे कौन बैठा हुआ था? भूटान। तो जिसका रेंज ज्यादा रहेगा वो भूटान तक भी फायरिंग कर देगा। ऐसे करके याद रख लेना। मेओ का टाइम कब शुरू होता है? इससे पहले देखोगे लॉरेंस, आपके बाद एक बंदा और आपका काम में आएगा। आपका देखेंगे यहां से टेलीग्राफिक सर्विसेज आपने पढ़ ही लिया, समुद्री टेलीग्राफिक लॉरेंस के अंदर, और क्या क्या पढ़ सकते हो। एक काम और देख सकते हो। अब क्या होगा, इस समय तक क्या हो गया था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गया था। पहले तो मेओ का कार्यकाल ही लिख देता हूं। मेओ का कार्यकाल कहां शुरू होगा आपका? 1869 से कब तक? और इसके बाद कौन? छोटा कार्यकाल लेकर के कब से कब तक? और इसके बाद देखेंगे आपका कब से कब तक? बिल्कुल 1880 से लेकर के कब तक? और इसके बाद कौन आ जाना है? डफरिन का कब आना होगा? 1800। छोटा कार्यकाल है, कब तक है? 1800। अब इतना छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको, छोड़ो डफरिन एक बार। अब मैं क्या सेट करूंगा इसके अंदर? इसके अंदर ये रहेगा, थोड़ा इंक डाल देना, ये है, पढ़ते रहो। इसके अंदर आपका क्या रहेगा? मेयो के टाइम का आपका जो मेन बातें आपको मेयो के विषय में जानना चाहिए कि पहला, मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसका भारत में क्या होता है? मर्डर होता है। कहां होता है? तो अंडमान निकोबार में। मेयो के समय में ही अजमेर वाला मेयो कॉलेज का स्थापना होता है। हालांकि इसमें अजमेर में मेयो कॉलेज जानते होंगे आप, जो राजकुमारों के लिए, प्रिंसेस के लिए बना था, मेयो कॉलेज है। ऐसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थब्रुक के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेस्ट में, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? स्वेज नहर का खुल जाना, बंद होना नहीं, खुल जाना। स्वेज नहर जब खुल जाएगा तो क्या होगा? उससे खूब हैवी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो व्यापार का मात्रा बढ़ जाने के कारण नॉर्थब्रुक ने बोला कि हमारा कोशिश है कि हर प्रकार के टैक्स वाला जो समस्या है उससे लोगों को आपको निदान देना। तो आप पढ़ेंगे नॉर्थब्रुक का दौर। तो नॉर्थब्रुक के दौर में क्या आएगा? इसने बोला कि हमने उद्देश्य को करों को हटाना एवं अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। तो आपसे पूछेगा स्वेज नहर किसके टाइम में खुला? तो आप बोलोगे नॉर्थब्रुक के टाइम में। हालांकि 1873-74 का ही दौर था स्वेज नहर खुल जाना। तो अब वैसे भी याद आ जाएगा नॉर्थब्रुक का टाइम। नॉर्थब्रुक ने बोला था कि हमको टैक्स घटाने आए हैं। क्यों आए हैं? बिजनेस बढ़ाएंगे, टैक्स घटाएंगे, पैसा लगभग बराबर ही वसूलेंगे भारत से। तो नॉर्थब्रुक को इसके लिए याद रखा जाएगा। मेन जो इंसिडेंट है वो यही है। ठीक है। मेयो का मेन इंसिडेंट क्या है? तो मेयो का भारत में मर्डर कर दिया जाना,
मेयो के टाइम में मेयो कॉलेज का खुलना, मेयो का एक बहुत ही आपका डिफेंसिव शांति काल रहा था। देखेंगे इसमें आपका बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट एक जो सबसे ज्यादा ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, जनगणना पढ़ाना कोई भी फैकल्टी आपको शुरू करेगा यहीं से पढ़ाएगा कि प्रथम जनगणना का प्रयास किसके समय हुआ था? मेयो के समय में। और कब हुआ था? 1872 में मेयो के समय में प्रथम प्रयास होता है जनगणना का, जो कि सफल जनगणना बाद में करवाया कौन किसके द्वारा जाता है? आपका 1881 में। रख लेंगे याद, बहुत अच्छी बात है। नॉर्थब्रुक का आपको चर्चा करवा दूं फिर से, तो नॉर्थब्रुक एक ऐसा बंदा है जो कमिट करता है कि हम आपको वैधानिक कार्रवाइयों से और अधिकाधिक कर से मुक्त करेंगे। कारण ये रहता है श्वेत नहर इसके साथ में खुल जाता है तो टैरिफ बहुत बढ़ जाता है, बिजनेस का आसान होता है तो कुछ रियायतें आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं लिप्टन का, नाम से भी लग रहा होगा आपको लिप्टन। हालांकि लिप्टन प्रेस को लिटा देता है, लिप्टन मतलब लिटा देने वाला, प्रेस को लिटा देना मतलब प्रेस पर सेंसरशिप लगाता है। कब आपका लगाता है? 1800। देखो अब एक आपका दौर रहता है इस समय, देखेंगे आप प्रेस पे सेंसरशिप लगाया कब गया आपका? किसके द्वारा लगाया गया? लिप्टन हालांकि प्रेस पे सेंसरशिप तो लगा दिया बट खुद ही एक साहित्यकार था, है ना। एक खुद भी लिप्टन क्या था? एक साहित्यकार था। ओवेन मेरिडेथ बोलते थे इसको। ये खुद साहित्यकार था, साहित्य में इसका बहुत इंटरेस्ट था। तो समझिएगा इसे एहसास था साहित्य में कितना ताकत है, पत्र पत्रिकाओं में कितना ताकत है। कहीं ने आजाद छोड़ा गया तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ बहुत जल्दी करवा देंगे ये। अतः इसके ताकत को समझते हुए लिप्टन ने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लाया था, जिसको बोलते हैं प्रेस का वर्नाकुलर एक्ट। तो आपका प्रेस वर्नाकुलर एक्ट किसके समय आया था? लिप्टन। वर्नाकुलर एक्ट का मतलब होता है किसी भी लोकल लैंग्वेज, लोकल वर्नाकुलर में अखबार या कोई भी पत्र पत्रिका नहीं छपेगा। क्या उसका इंग्लिश में रूपांतरण कर करके एक दिन पहले अप्रूवल लेकर के ही छापना होगा। इसी को कहा जाता है प्रेस वर्नाकुलर एक्ट। इसके तहत आपका उस समय के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के ऑफिस को सील कर दिया गया था। एक अखबार कौन थी? केरला की पायनियर अखबार। इसने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। और असली में सबसे ज्यादा आघात पहुंचाना था सोम प्रकाश को, यानी सोम प्रकाश उस समय कौन निकाल रहे थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश से जुड़ाव रखते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मूल रूप से ये किया ही गया था किसके लिए? कि आपको सोम प्रकाश को बंद कराया जाए। अब देखेंगे इसके अंदर एक और अखबार था आनंद बाजार, है ना। उसका क्या हुआ था? उसने तुरंत इंग्लिश में फटाफट रूपांतरण कर लिया था। देखेंगे सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। आनंद बाजार पत्रिका था जो आपका तुरंत उसका रूपांतरण हो गया था अंग्रेजी में, और पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया था क्योंकि इंग्लिश में छपता था। उसे लगा कि हमारा भारतीय प्रेस मार्केट पे बहुत बड़ा शेयर डेवलप हो जाएगा। लिप्टन के समय का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, लिप्टन के समय का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया। परंतु परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता है आजकल, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो क्या पूछेंगे? दिल्ली दरबार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट। ध्यान रखिएगा पहले आर्म्स को लेकर के कोई आपका सर्कुलर गाइडलाइन नहीं था, कोई भी हथियार रख सकता है। आर्म्स एक्ट किसके समय में आया? लिप्टन ने बोला कि भाई अखबार छपेगा अंग्रेजी में और हथियार आप रख नहीं सकते हैं। आर्म्स एक्ट उस समय का सबसे महत्वपूर्ण एक्टों में से एक था, एकदम ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है ये आर्म्स एक्ट। तो लिप्टन के समय का आपका आर्म्स एक्ट ध्यान रखेंगे आप। लिप्टन के समय का प्रेस वर्नाकुलर एक्ट, ये भी ध्यान रखा जाना है। लिप्टन के समय आप एक चीज और विशेष ध्यान रख सकते हैं कि आपका एक दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में। उसी के अंदर आपका जानेंगे तो ब्रिटेन के महारानी को कैसरे हिंद का उपाधि दिया गया था और आपका ये घोषणा किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा। तो आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जाता है
1884-84 के आसपास, कांग्रेस के बनने के आसपास में, या इसमें घोषणा किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया जाएगा। और आप देखेंगे 3 बातों के लिए, एक आपका दिल्ली दरबार किसके समय का, तो एक दिल्ली दरबार है इस समय लिट्टन के समय का, एक दिल्ली दरबार है आपका बाद में होगा किसके समय में, हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। लिट्टन के समय दिल्ली दरबार किसके समय मारा, किसको भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था, विक्टोरिया को। क्या उपाधि दी गई थी, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कब दिया गया था आपका, हाँ, और किसका कार्यकाल था, लिट्टन का। और लिट्टन के और 2 प्रतिबंध जो हैं उसको याद रख सकते हैं हम सॉरी, प्रेस पर प्रतिबंध और शस्त्र। लिट्टन एक खुद ही में क्या था, साहित्यकार था, उसे साहित्य के ताकत का एहसास था, इस वजह से वास्तव में ऐसा किया गया था। और लिट्टन के समय भी देखोगे बाद में एक आपका अकाल आयोग स्ट्रेची कमीशन का गठन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है लिट्टन के समय में, ध्यान दीजिएगा, एक सिविल सर्वेंट, नाम क्या रहता है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वो अलीगढ़ मूवमेंट चला रहे होते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ने का बात कर रहे होते हैं, मुसलमानों को अंग्रेज के हिमायती बना रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारा हित, मुसलमानों का हित जो है वो अंग्रेजों के हाथ में ही सुरक्षित है, अंग्रेज के न होने से हिंदू बहुसंख्यक हमें और परेशान करते, हमें शिक्षा की तरफ मुड़ना चाहिए, विज्ञानवाद की तरफ मुड़ना चाहिए। इसको क्या बोला था, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट से ही निकल के आता है। और एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा जो आज के टाइम पे एएमयू है, एएमयू में अलीगढ़ एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय खोलते हैं कौन, सर सैयद अहमद खान। 1875 में आप देखोगे सर सैयद अहमद खान बाद में एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी ही बना लेते हैं, उन्हें कॉलेज ही रहता है बेसिकली, यूनिवर्सिटी कहना उचित नहीं होगा। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रहता है 1875। बाद में आप इसको भी पढ़ेंगे, उससे पहले भी 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाना, जब सोसाइटियों का लिस्ट और रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगा इसको भी कवर करेंगे। तो ये ध्यान रख लिए तो बाद में हमें आसानी होगा। लिट्टन ने उनको खूब प्रमोट किया था और कहा जाता है कि जो पॉलिसी लिट्टन ने एडॉप्ट किया थोड़ा सा मुसलमानों का सहानुभूति लेने का, वो बाद में उसी को जाकर के 1909 के अधिनियम में कंप्लीट किया। किसने, उर्वर जमीन लिट्टन ने तैयार करना शुरू किया। और नाक का दांत बोया किसने, मिंटो द्वितीय ने। और उसका बाद में फसल किसने काटा, लिट्टन को तो क्या काटने का मौका मिला, उसका असली फसल जो रहा उस समय जो काटा, माउंटबेटन। बेटन तो बेचारा काट के लपेट के ले गया, भारत का मतलब विभाजन के रूप में निकला। तो बाद में खैर चीजों को रिलेट कर दे रहा हूं, रिलेट ऐसे कर रहा हूं। लिट्टन के समय में क्या था, 1876 से 80 ये दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये आप बोलोगे सर 1875 में जब किया था, तो एक्चुअली उन्होंने 1875 में इस मूवमेंट का व्यापक रूप दिया था, पर जो कॉलेज का बनाने का वो था वो हुआ था लिट्टन के ही समर्थन से। तो लिट्टन के टाइम में ही कहा जाता है कि अलीगढ़, जो आज ही भी एएमयू के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाद में इसी से थोड़ा सा प्रेरणास्पद होकर के हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय साहब जो हिंदू कॉलेज बनारस में था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में रूपांतरित करते हैं और भारत रत्न है, महामना का उपाधि उनको दिया गया है। संयुक्त रूप से भारत रत्न किसके साथ दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को महामना बोलते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए छोड़िए, आइए अब हम रिपन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर है, इसमें आपको एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलेगा जिसने पूरे भारतीयों को चौंका दिया था। देखिएगा शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1880 में रिपन का आना, 1881 जनगणना शुरू करना। तो जनगणना शुरू करने का नियमित श्रेय किसको जाता है, रिपन को जाता है, याद रखिएगा। 1880 में रिपन का आना, 1881 में नियमित रूप से जनगणना शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, रिपन को जाता है। अब इसी 1881 में एक काम और होता है। 1881 में
1891 में ये लगातार चलता रहता है ये प्रोसेस। हालांकि दो तो बहुत जरूरी है, ये दोनों ही क्या है, ये है प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना हर 10 साल पे आ रहा है अधिनियम, इसको बोलते हैं आपका फैक्ट्री एक्ट, और ये भी आपका द्वितीय है फैक्ट्री एक्ट। अब देखिएगा इसके अंदर क्या है, तो आप खुद सोच रहे होंगे कि अंग्रेज कितने अचानक से अच्छे हो गए ना, कारखाना अधिनियम लेके आ रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि भाई ज्यादा काम मत करो। वो कैसे शोषण कर सकते होंगे भाई, इतना अच्छा व्यक्ति शोषण कैसे करेगा। तो जब भी अंग्रेज की तरफ से कुछ अच्छा हो तो आपको दिमाग खर्च करने का जरूरत अतिरिक्त हो जाता है। हालांकि कहा क्या कारखाना अधिनियम में, तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम से लगाने से मना कर दिया गया, और यह भी कहा गया कि जहां पे हजार्डस काम है 9 घंटे से ज्यादा वहां पे करवाया नहीं जाएगा। तो ये बोलो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिर तो बहुत अच्छा काम कर दिया। नहीं, इसके पीछे का मंशा ये था कि उस समय ब्रिटेन के जितने सारे उद्योगपति थे जिनका इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में था, वो सब वहां से हटा करके कहां लाना चाह रहे थे, भारत में, क्योंकि यहां 24 घंटा का मजदूर मिल रहा था, खूब शोषण करने का गुंजाइश था, तो सारा इन्वेस्टमेंट भारत लाना चाह रहे थे वो उठा करके। बट अंग्रेज ऐसा नहीं चाह रहे थे, कहते थे इन्वेस्टमेंट वहीं रखो, यहां सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बेचेंगे, ये मार्केट है ना कि ये बिजनेस प्लेस है। तो इस डर से यहां भी मजदूरों को काम के घंटे घटाए गए, धीरे धीरे करके मजदूरी भी ठीक ठाक किया जाएगा तो कॉम्पिटिटिव बने रहें। तो उस उधर का दबाव, कितना स्मार्ट थे, तेज थे और अंग्रेज इस मामले में, इस वजह से कारखाना अधिनियम लाया गया। 1881 कारखाना अधिनियम, और बाद में 1891 में कारखाना अधिनियम जो आता है वो किसके टाइम में आता है, लैंसडाउन। लैंसडाउन, जमीन धंस गया था, नाम क्या है, लैंसडाउन। इसी के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम आता है, और ये किसके समर्थन में था, मूल रूप से बच्चों के समर्थन में, ये आपका था महिलाओं के समर्थन में और आपका काम के घंटे घटा दिए गए थे, 1 दिन का छुट्टी देना कंपलसरी कर दिया गया था। देखो डीप बातें हैं, आपको याद होना चाहिए। 1891 का लैंसडाउन के समय में लाया गया दूसरा कारखाना अधिनियम, समय घटा रहा है और छुट्टी 1 दिन देने का प्रावधान कर रहा है। लगातार ये काम किया जा रहा था कि श्रम का कीमत दोनों बाजारों में बराबर प्रतिस्थापित किया जाए। दूसरा काम क्या किया गया था, यहां से उठा उठा के बहुत सारा बेगार ले जाया गया था, मजदूर पकड़ के पश्चिमी देशों में और अफ्रीकी उपनिवेशों में, है ना। इसको गिरमिटिया प्रथा बोलते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है एक बार, सीधे ही डाल देंगे, ऐसे लिख के पूछा था, कुछ भी नहीं दिया गया था, आपका गिरमिटिया प्रथा लिखा था, और तुमको लग रहा होगा कि इंग्लिश में कुछ लिखा होगा, ऐसे ही लिखा हुआ था, और आपका यही शब्द था। इसका क्या मतलब होता था, खास करके उस समय भी आपका संयुक्त प्रांत और आपका बिहार, बंगाल इत्यादि के जो मजदूर थे उनको बड़ी संख्या में ले जाया जाता था। तो एक अब देखो ले जाया गया, तो उस समय मानवाधिकार को लेकर के अमेरिका में बहुत बड़ा बहस छिड़ चुका था। अमेरिका उस समय आजाद हो चुका था और वहां भी स्लैब का बहुत बड़ा समस्या था। तो पूरी दुनिया में एक माहौल बन रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे उस समय कि भाई एक एग्रीमेंट साइन कर ले रहे थे कि हम अपनी इच्छा से नौकरी के तलाश में समुद्र पार जा रहे हैं। समुद्र पारियता को उस समय भारतीय दृष्टिकोण में ठीक माना नहीं जाता था। तो अब उस समय क्या होता था कि भैया इनको समुद्र पार ले जाना है तो एग्रीमेंट करा लो इनसे। तो एग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे। यूपी, बिहार, बंगाल के उस समय के जो पब्लिक थी वो एग्रीमेंट ना बोल पाते थे, तो वो क्या बोलते थे, साहब से गिरमिट किए हैं, गिरमिट, और वहां से शब्द बन गया गिरमिटी। और उनको एग्रीमेंटेड लेबर बोलते थे, गिरमिटिया मजदूर। और वो खुद को क्या बोलते थे कि भाई मैं मजदूर हूँ, गिरमिटिया, हमारा गिरमिट हुआ है, विदेश जाऊंगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड गिरमिटिया प्रथा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एसएससी के औकात से बाहर का है, एकदम अंदर के कल्चर से घुसा हुआ सवाल है। और आज भी बहुत जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, गिरमिट ही बोलते हैं। फला काम कर रहे हो, गिरमिट करवाए हो कि नहीं, बोले कि हाँ गिरमिट हो गया है। गिरमिट, एग्रीमेंट नहीं बोल पाते हैं हम, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन होता नहीं था उस समय। चलिए, तो आपका अब क्या था, इसके बाद तुम देखोगे हैवी संख्या में मजदूर ले जा रहे हैं। क्यों? श्रम का जो कॉम्पिटिटिवनेस है बना रहे, वहां भी मजदूरों को पहुंचा के सस्ता कर दिया जाए।
अब भाई वो पूंजीवादी लोग हैं, उनको देश से ज्यादा प्यार भी नहीं है। यही तो समस्या है। भारत पूंजीवाद की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रवाद की तरफ भी आगे आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद दो साथ साथ आगे बढ़ने वाली चीजें हैं नहीं। बहुत ज्यादा हो गया क्या? फिर वापिस आ जाता हूं, लेकिन ज्यादा हो गया। क्लास किसका है ये? वनडे एग्जामिनेशन का। देखिए मैं वनडे एग्जामिनेशन के मूड से ही पढ़ा रहा हूं। अब आ जाइए वापस, 91 वाला को छोड़िए, 81 में चलिए। जनगणना कराया और एक काम और क्या हुआ बहुत महत्वपूर्ण, कारखाना अधिनियम। इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कामों से भरा पड़ा है व्यक्ति। 1883, 1884 सब शानदार दिवस है इसके अंदर। 1883 भी बहुत अच्छा है। बोले इसमें क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, श्वेत विद्रोह। व्हाट इज व्हाइट मैन रिफॉर्म? रिफॉर्म कह रहा हूं, रिवॉल्ट। क्या था ये? इल्बर्ट बिल। क्या था इल्बर्ट बिल? कोई बात नहीं, अब आए बात करते हैं हम लोग इल्बर्ट बिल पे। इल्बर्ट बिल के अंदर ये बोला गया था कि अंग्रेज के खिलाफ, यानी श्वेत लोगों के खिलाफ कानून से द्वारा सजा देने के लिए भी जज कम से कम क्या होना चाहिए, श्वेत ही होना चाहिए। कोई भी अश्वेत जज किसी श्वेत व्यक्ति के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकता। दुनिया भर में इसका बहुत विरोध हो रहा था। इन सब विरोधों का झंडा किसने उठाया हुआ था? अमेरिका। हालांकि जितना गालियां निकाल दें आज हम, बट इस तरीके के शोषण के विरुद्ध सबसे पहले दुनिया को जागरूक करने वाला, ब्रिटेन के शोषण से दुनिया को सबसे पहले आजाद, दुनिया को आजाद कराने का सपना था। और वही कहता था, वही झंडा उठाता था, पूरे दुनिया में तुम क्या है फैसला, ये क्या कानून है ये। तो उस दबाव में आकर के ब्रिटेन में एक बिल पास किया गया, इल्बर्ट बिल। बोला गया कि श्वेत अश्वेत कोई भी जज किसी को भी सजा दे सकते हैं। भारत में जितने रह रहे थे उस समय ब्रिटिशर्स या श्वेत, वो सारे सड़कों पे उतर आए। पहली बार देखा गया कि व्हाइट मैन भी सड़कों पे सरकार के खिलाफ उतर सकते हैं, नहीं तो उनको तो राजा माना जाता था। इसलिए इस बिल को क्या बोलते हैं, व्हाइट मैन रिवॉल्ट। क्या बोला जाता है, श्वेत विद्रोह। यानी कि ब्रिटिश जनता अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध कर रही थी, इसलिए इसको बोला गया व्हाइट मैन रिवॉल्ट। इस बिल का नाम क्या था, इल्बर्ट बिल। ये किसके समय आया, 1883। इल्बर्ट बिल के समय किसके सरकार नहीं कहोगे, कौन वायसराय हैं, रिपन। तो धीरे धीरे आपको याद हो रहा है। देखेंगे एक और, हंटर कमीशन, शिक्षा से संबंधी, किसके समय आता है? अब हंटर कमीशन कब आया? हंटर कमीशन शिक्षा को एक तरफ लिख के समझा देता हूं। शिक्षा, हाँ 84, शिक्षा को एक तरफ लिख देता हूं। 1813 में शिक्षा को लेकर के क्या आया, ₹1,00,000 वाला पॉलिसी। 1834-33 के बाद, 33 के बाद 34-35 में क्या आया, मैकाले मैनोट्स। ये आया मैकाले मैनोट्स। आपका यहां पे क्या है, चार्टर। फिर इसके बाद 1854 में क्या आया, वुड डिस्पैच। देख रहे हो ऐसे याद हो रहा है आपको। फिर इसके बाद 54 है, 84 नहीं है। फिर इसके बाद 1800, ये क्या है, हंटर कमीशन। किससे जुड़ाव रखता है, शिक्षा से। सबका रिकमेंडेशन भी बताता हूं। इसमें ₹1,00,000 आया शिक्षा में खर्च करने के लिए। इसमें बोला गया शिक्षा का माध्यम क्या कर दो, अंग्रेजी। वुड डिस्पैच में क्या बोला, हायर एजुकेशन को तवज्जो दो। हंटर कमीशन क्या बोला, प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में दो और प्राइमरी शिक्षा पे फोकस करो। प्राइमरी शिक्षा का नींव भारत में कमजोर हो रहा है। कहां पहुंच गए हैं, 1884 में। शिक्षा भी कहां पहुंच गया है, 1884। प्रेस को भी कहां पहुंचा दें, 1884 पहुंचा दें। तो याद करो 1780 ईस्वी में क्या होता है, जेम्स अगस्टस सिक्की ने बंगाल गजट निकाला। ठीक है, हालांकि प्रेस अलग से पढ़ लेंगे, छोड़ो, ज्यादा घालमेल तुम्हारे साथ कर नहीं सकता हूं। वनडे एग्जाम के प्लेयर्स हो तुम लोग, नहीं तो पढ़ने में मजा तब आता है जब सब कुछ एक बेसिक तैयार हो जाए। ऐसे ऐसे हिलोरे लगाते रहो इतिहास के अंदर 2-4-5 दिन का वैसा क्लास, जब सब बेसिक तैयार है तभी तो मैं कहता हूँ बड़े आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप पढ़ेंगे, जहाँ आपका प्रिपरेशन आपको कराया जाता है बड़े लेवल के लिए, तो वहाँ बेसिक प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपका।
क्रोनोलॉजी वगैरह का पकड़ मजबूत होना चाहिए, तब टीचर कॉन्सेप्ट्स की बात करेगा। हालांकि हम सिर्फ क्रोनोलॉजी और कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। पहले दिन आपको क्लियर कर दिया था सेशन के अंदर कि वी विल नॉट डील विद द कॉन्सेप्ट मच मोर। हाँ, थोड़ा बहुत बातें तो होंगी ही। तो ये क्या है? एल्बर्ट विल। ये क्या है आपका? तो बोलोगे आप इसको हंटर कमीशन। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ है इस दौर में, बताइए वो क्या हुआ है? तो देखेंगे रिपन के समय में ही आपका समाचार पत्रों से वर्नाकुलर एक्ट हटा दिया जाता है। और एक कब का घटना है? 1882। याद रखिए 4 साल, 1878 में लगा, 1882 में घटा। प्रेस को लिटाया कितने? लिट्टन ने। और प्रेस को उद्धार किसने किया? रिपन ने। एक्चुअली भारत का उद्धारक कहते हैं किसको? रिपन को कहते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम हुआ है तो इसको फोटोकॉपी करा के चिपका लें। रिपन के समय में आया स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। और आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसी के समय में 1882 के दौर में ही कलकत्ता के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव करवा दिया गया था, स्थानीय स्वशासन लाया गया था, जो बाद में हालांकि उसको कौन बंद कर देता है? कर्जन। कर्जन के समय में वो बंद कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? अब रिपन के बारे में हम ध्यान कर लें थोड़ा सा। 1878 का वर्नाकुलर एक्ट को खत्म कब किया गया? 82 में। 81 में नियमित जनगणना, 81 में प्रथम कारखाना अधिनियम। उसके बाद 82 के अंदर क्या? वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त करना। 83 के अंदर क्या? एल्बर्ट विल। 84 के अंदर क्या? हंटर कमीशन। और फिर रखिएगा यही 82 के अधिनियम से स्थानीय स्वशासन लाया गया। 83 से 85 तक आपका इलेक्शंस वगैरह कराए गए। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन। भारत का उद्धारक किसे कह रहे हैं? रिपन को। रिपन का कार्यकाल क्या है? 80 से 84। ऐसे ध्यान रखना। कांग्रेस का स्थापना तो याद है ही तुम लोगों को। तो कांग्रेस का स्थापना से ठीक पहले 80 से लेकर 84 तक कौन रहा? रिपन। कुछ कुछ चीजों को जोड़ो, टाई करो, बांधो तो इंफॉर्मेशन टाई हो जाता है इस तरीके से। और ये भी ध्यान रखना हमेशा कि कांग्रेस के गठन के समय कौन है भाई? डफरिन। डफरिन से क्या साउंड आ रहा है? डफर। जिस समय कांग्रेस बन रहा था उस समय कौन थे? डफर लोग थे, डफरिन। चलो जो भी याद रख सकते हैं। रिपन याद हो गया। लिट्टन, रिपन को एक बक्से में बंद कर दो। मेयो और नॉर्थब्रुक को एक बक्से में बंद करो। और लॉरेंस के समय ज्यादा कुछ हुआ है नहीं। लॉरेंस के समय क्या हुआ है? तो शानदार निष्क्रियता, खूब लंबा रेंज यानी टेलीग्राफिक सर्विसेज, खूब लंबा रेंज यानी भूटान पर आक्रमण, बस पर्याप्त है। मेयो के समय में मेयो का मर्डर हो जाना, मेयो के समय मेयो कॉलेज खुलना, कृषि कॉलेज एक और खोला गया था। नॉर्थब्रुक के समय टैक्स में रिबेट्स दिया जाना और आपका स्वेज नहर का खुल जाना। लिट्टन के समय के काम तुमने देखे ही। प्रेस पर प्रतिबंध, हथियार पर प्रतिबंध यानी वर्नाकुलर एक्ट और आपका हथियार अधिनियम अलग आर्म्स एक्ट किसके समय लाया गया? तो ये लाया गया आपका लिट्टन के समय में लाया गया। और विक्टोरिया का भारत में कैसरे हिंद का उपाधि दिया जाना और दिल्ली दरबार लगना। यानी यहां तक हम पहुंच गए अगर, तो अब हम किसकी बात करेंगे? एक और यहां से उठाता हूं दौर, और वो देखोगे कब? तो कांग्रेस का जिस समय स्थापना हो रहा है उस समय कौन है? डफरिन। कब से कब तक? 84 से 88 तक। हाँ, अब इसके बाद कौन? अब ये कौन है? डफरिन। डफरिन के बाद कहां पहुंच गए हम? याद है पहले 1891 इसी में तो कवर होगा। तो कौन सा आ गया? लैंसडाउन। लैंसडाउन का 89 से 88 से 1888 से आपका ध्यान रहेगा भैया। लैंसडाउन के अंदर में क्या हुआ था? लैंसडाउन हो गया था, जमीन धस गया था तो काम के घंटे कम कर दिए गए। 1891 का दूसरा कारखाना अधिनियम। भैया इसके बाद कौन? एल्गिन
द्वितीय या प्रथम? द्वितीय। एल्गिन प्रथम पहले आ चुका है क्या? बहुत छोटा रहा, हम लोगों ने इग्नोर किए थे, और एल्गिन द्वितीय को भी इग्नोर करो, बहुत काम का नहीं है। बस एक स्टेटमेंट्स के लिए, क्योंकि एक क्रूर और क्रूएल व्यक्ति था, यह हमेशा कहता था कि भारत को तलवार के दम पे जीता गया है और तलवार के दम पे भारत पर पकड़ बनाए रखेंगे। मेनली क्या है? कर्जन का टाइम। देखो ये दो तो मैं ऐसे ही निपटा दूं। मेनली क्या पढ़ेंगे हम? कर्जन। कर्जन से पहले के ये तीन है। डफरिन कांग्रेस का स्थापना करवाते हैं। लैंसडाउन को हम याद रखते हैं दो तीन कामों के लिए। लैंसडाउन के टाइम पे अफगानिस्तान वाला मैटर थोड़ा सा उभर के आपका आ गया था। क्या? सीमा। भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा कौन सा है? पढ़े हुए 106 किलोमीटर वाला। डुरंड रेखा किसके टाइम बना था? तो अब ये थोड़ी पूछेंगे तुमसे मेंस में कि डुरंड रेखा कहां किस किस दो देशों के बीच है, वो तो पूछेंगे कि कब हुआ। तो क्या बताओगे तुम? लैंसडाउन के टाइम पे। लेकिन कब हुआ एग्जैक्टली तो आपका ही समय निर्धारण हुआ था। कहा जाता है लगभग आपका एक घटना है 1890 के 91 के ही आसपास का। लिखा हुआ है क्या बुक पुस्तकों के अंदर? नहीं है। डुरंड कमीशन, हाँ, तो इसी के समय का है, कर लेना 93 हो 4 हो। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए एक चीज और, कि लैंसडाउन के टाइम पे जमीन धसी गया था, सीमा रेखा बन चुका था, फॉल्ट बाउंड्री बन चुका था। उसके बाद क्या हुआ था? जो पहले आपको बता दिया। डफरिन के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था? कांग्रेस का गठन। और फिर आपको एक चीज और याद रखना चाहिए, कल ही बताया था, आप भूल गए होंगे, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। प्रथम एमहर्स्ट के टाइम पे, प्रथम एमहर्स्ट के टाइम पे। एमहर्स्ट का टाइम क्या है? 1813 से 23 तो चले हैं भैया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 23 में आएगा और कब तक रहेगा? 28 तक। और आपका बर्मा युद्ध कब तक हुआ है? 1824। संधि कब हुआ? 1826। और कौन सा संधि हुआ? एंडुप की संधि। याद रखिए एकदम, है ना। हर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से रोस्ट करना है, पकाते रहना है धीरे धीरे ना। धीमी आंच पे बनी हुई जो सब्जियां रहती है ना वो स्वादिष्ट बनती हैं, ऐसा है क्या? हाँ, तो बस वही कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे करके पूरा पका देंगे। अब आगे आइए। सॉरी, लैंसडाउन पढ़ लिए। डफरिन के समय के दो बातें ध्यान रखना पर्याप्त है। कांग्रेस का स्थापना 1885 और आपका आंग्ल बर्मा युद्ध तृतीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और कभी कभी टेनेसी एक्ट पूछते हैं तो इसके समय बंगाल का, अवध का। टेनेसी एक्ट मतलब काश्तकारी अधिनियम। परीक्षा में सवाल डालेंगे, बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ, अवध काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ, इत्यादि। तो आप बोलोगे डफरिन के समय में। 3 बातें बहुत पर्याप्त है। और अब आ जाता हूं प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, और कौन? कर्जन के विषय में। तो अकेले कर्जन पढ़ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं इन चीजों को एक बार मिटा देता हूं और कोशिश करेंगे कर्जन पढ़ लें। और कर्जन पढ़ने के बाद तो गाड़ी सीधे जाकर के आपकी रुकेगी, है ना। स्वतंत्रता संग्राम शुरू करवाई दिया जाएगा। पहले कर्जन को समझते हैं। कर्जन का दौर क्या है? 1899 से कब तक? 95, 96, 97, 1905, 6, 7, 1900। बंगाल विभाजन के बाद कर्जन को जाना पड़ता है। यह किसका टाइम है? कर्जन के 2 हिस्सों में चीजों को रखो। एक आपका प्रयोगवादी हिस्सा, एक रखो प्रतिक्रियावादी हिस्सा। याद रखने में मदद मिलेगा। अब देखेंगे आप और सीखेंगे कि कर्जन ने बहुत सारे प्रयोग भी किए और बहुत सारा प्रतिक्रिया भी रहा। प्रतिक्रिया मतलब क्या? रिएक्शन। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक आपका घोर यानी स्ट्रांग रिएक्टिव, और एक होते हैं लेस रिएक्टिव पीपल। तुम्हारे दोस्ती यारी में भी होते होंगे, थोड़ा सा चिढ़ा दो तो एक मार कर देता है, होता है ऐसा बंदा। हल्का सा कुछ बोलो नहीं कि वो ईंटा पत्थर लेके दौड़ जाएगा आपके पीछे। और एक व्यक्ति होता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो कर्जन प्रतिक्रियावादी था। ऐसे कुछ भी ऐसा हो तो उसको रिएक्ट करना जरूरी था। जैसे बंगाल में उस समय माहौल बनने लग गया था कांग्रेस कह रहा हूं, ये क्या कहते हैं आपके ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा। तो भाई कर्जन को इस पे प्रतिक्रिया देना था, और सबसे घोर प्रतिक्रियावादी कर्जन ने क्या दिया? इसका प्रतिक्रिया बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन
यानी प्रतिक्रियावादी नीतियों में क्या है, सबसे पहले बंगाल का, और बंगाल का विभाजन बहुत बाद में हुआ, कर्जन के प्रयोगवादी नीतियों के बाद। कर्जन के प्रयोगवादी नीतियों में सबसे पहले लाऊं आपको, सबसे पहला प्रयोग था कर्जन का पत्र मुद्रा अधिनियम चलाना। भाई प्रिंटिंग प्रेस बिठाया, सिक्का ढलाने का प्रयास किया, और पत्र मुद्रा अधिनियम के तहत, हालांकि सिक्के भारत में पहले से चल रहे थे, मुद्रा का प्रचलन था, बट पेपर करेंसी, और वो भी पेपर करेंसी कहां से निर्गत, आपका महारानी विक्टोरिया वाला पेपर करेंसी। यानी कि आपका पत्र मुद्रा अधिनियम लगा के उन मुद्राओं की वैलिडिटी किसकी कर दी गई, सरकार की। जब आज तक वही रहता ना, इस पे वचन देता हूं मैं, धारक को वचन देता हूं, वो सरकार की ही तो गारंटी है। तो पत्र मुद्रा अधिनियम एकदम ध्यान रखिए, किसके समय का है, कर्जन के समय का है। दूसरा काम क्या किया गया, इसके समय आपका कृषि सुधार का एक व्यापक प्रयोग किया जाता है, कृषि सुधार का। और दूसरा, अब इसके ही मतलब प्रतिक्रियावादी नीतियों में क्या लिखो, तो स्थानीय स्वशासन को खत्म किया, पहले ही बता चुका हूं, स्थानीय स्वशासन को भंग कर देता है। स्थानीय स्वशासन शुरू किसने किया था, रिपन ने, भंग किसने किया, कर्जन ने। इधर एक प्रयोग किया, उधर एक आपका प्रतिक्रिया दिया, है ना। अब इधर देखोगे कुछ प्रयोग हैं, एक आपका क्या है प्रयोग, पूसा में कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना करना, और कृषि इंस्पेक्टर की नियुक्ति करना, कृषि निरीक्षक की नियुक्ति करना। मतलब ये कैसा नीति था, अकाल काफी पड़ चुका था, खेती से प्रोडक्शन थोड़ा घटता जा रहा था, और उस समय आबादी बहुत तेजी से बढ़ा। इस दौर में यह देखा गया कि भैया भारत में अब खाद्यान्न संकट ना आना शुरू हो जाए, तो इससे निपटने के लिए कर्जन ने प्रयोगवादी नीति करते हुए कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए। और असल में कृषि का दशा था आपका सुधारना इसलिए भी जरूरी था कि टैक्स का बहुत बड़ा सोर्स उस समय एग्रीकल्चर ही था, तो उपज होगा तब तो उच्च कर वसूला जाएगा। तो अब आप इसको भी देखेंगे कि कर्जन के समय में सबसे पहला काम क्या हुआ, कृषि इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति होती है, और पूसा में आपका कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कर दिया जाता है, याद रख दीजिएगा। अब आपका एक यूनिवर्सिटी कमीशन आता है इसी के समय में 1904, और उसके बाद सैडलर आयोग आता है 1917, दोनों याद रखिएगा, जुड़ाव रखता है। 1904 में कृषि कह रहा हूं, एक विश्वविद्यालय कमीशन लाया गया। कुछ आयोग तो इसके समय ला ही गया, उसके में सबसे पहले तो आपका याद रखना है कृषि विश्वविद्यालय आयोग जो है वो रैमजे कमीशन, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय आयोग कौन सा, रैमजे कमीशन। पुलिस आयोग, कुछ आयोगों का वर्णन कर ही देता हूं। पहला पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, आपका विश्वविद्यालय आयोग, है ना। अब रेलवे आयोग, इतना तो एकदम आपको याद होना चाहिए। पुलिस में आपको एंड्रयू फ्रेजर कमीशन, ये किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, एंड्रयू फ्रेजर। सिंचाई कौन सा, मनक्रीफ, है ना। और हाँ आपका, उसके बाद विश्वविद्यालय रैमजे कमीशन, इसमें नहीं लिखा आपका है पुस्तकों के अंदर। रेलवे, ये कौन सा कमीशन था, रॉबर्टसन कमीशन। ये आपको सीधा पूछा जा सकता है। और कुछ रह गया है इसके अंदर, रेलवे कमीशन आपका, है ना, रेलवे नाम था, रेलवे आयोग। आपका देखिएगा क्या क्या बच जाता है। पुलिस कमीशन हमने पढ़ा, इधर से पत्र मुद्रा अधिनियम, कृषि निरीक्षकों की नियुक्ति, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, स्थानीय स्वशासन को भंग करना, तो उधर का है। एक और महत्वपूर्ण बात, 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग,
तो इनको पुरातत्व का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्विक विभाग का मेनली स्थापना किसने किया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपका कर्जन का कार्य रहा है। तो आप देखेंगे कर्जन ने, और दूसरा कृषि में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लाना, कृषि को लेके बहुत काम किया है। पूसा में कृषि विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेटिव सहकारी समिति बना करके लोन देना, सहकारी समिति एवं कृषि ऋण का प्रारंभ किसने किया? यह भी कर्जन। तो कर्जन से कुछ कॉन्सेप्ट बना के याद रखो। कृषि संबंधी कुछ कार्य है कर्जन ने किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर्जन ने, पत्र मुद्रा अधिनियम कर्जन का। अब आयोग कैसे याद करोगे? सिंचाई मनक्रीफ, साउंड भी ऐसा आ रहा है, कैसे? क्रीफ मतलब क्रॉप आ रहा है ना, याद रख लीजिएगा। रैले कमीशन ने क्या बोला था कि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को रैली में नहीं जाना है। कौन जाते थे रैली में? यूनिवर्सिटी वाले, नहीं जाना है। रेलवे रॉबर्टसन, याद रख लीजिएगा। एंड्रयू फ्रेजर बाद में बंगाल का गवर्नर बनता है, बांग्लादेश जो आज है, तो किसमें था भैया? पुलिस में था। इसी को बाद में बंगाल का गवर्नर बनाया जाएगा। उस समय वो क्या था? पूर्वी बंगाल में था। बाद में इसको कहां भेजा जाएगा? पहले ये पश्चिमी बंगाल में था, बाद में किधर भेजा जाएगा इसको? पूर्वी बंगाल में गवर्नर बना करके। तो आपका फ्रेजर कमीशन किसके लिए है? पुलिस के लिए है। फ्रेजर कमीशन पुलिस के लिए, मनक्रीफ कमीशन सिंचाई, रेले कमीशन एजुकेशन। और ये अब ये दौर सारा जो है वो आपका सब उसी दौर का है, और दौर सारा है 1901-1902 का। खास करके फ्रेजर कमीशन 1902 में है। रेले कमीशन भी आपका देखेंगे 1904, यही यूनिवर्सिटी आयोग था जो रेले कमीशन कहलाता है बाद में। और इसी के 13 साल बाद सैडलर कमीशन आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूपरेखा को तय करने के लिए। इसमें नहीं मिलेगा, वो उसी सैडलर कमीशन का रिकमेंडेशन था कि और सारा यूनिवर्सिटी खोला जाना चाहिए, खूब सारा, हर शहर में यूनिवर्सिटी खोल दो। तो सैडलर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जब चर्चा होता है यूनिवर्सिटियों में तो यही चर्चा होता है कि हमारा यूनिवर्सिटी आजादी से पहले का है, सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन से खुला है। जो पुरानी यूनिवर्सिटियां आजादी से पहले सारे किसके रिकमेंडेशन से खुली थी? सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन से, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आपने कर्जन को अभी तक क्या समझा था कि बंगाल को कर्जन के समय प्रयोगवादी काम प्रतिक्रियावादी कामों से ज्यादा है, लेकिन इस समय तक बहुत ज्यादा बंगाल में रिवॉल्ट का माहौल बन रहा था। क्या क्या बन रहा था भाई? तो क्या था ऐसा तत्व? तो देखेंगे, एक तो महाराष्ट्र के अंदर अभिनव भारत वगैरह संगठन तैयार होना शुरू हो गया था, और पी मित्रा के संरक्षण में उधर भी आपके कुछ संगठन इस तरीके से युगांतर वगैरह तैयार हो गए थे, बन रहे थे। तो आपका बंगाल में पत्र पत्रिकाएं लेख भी खूब छप रहे थे, और उस तरीके से बंगाल का नियंत्रण भी बहुत मुश्किल था। तब जाके अंततः कर्जन ने 1905 में एक प्रतिक्रियावादी नीति चलाई, और क्या किया? बंगाल का विभाजन। भाई बंगाल का विभाजन की जब घोषणा किया जाता है तो इस पे भी बहुत घोर रिएक्शंस आता है। किसके तरफ से? सिटीजन ऑफ बंगाल के तरफ से। तो भाई आपका इसका घोषणा कब होता है? कब? तारीख याद रखना पड़ेगा। और इसको बांटा कब जाता है? 16 अक्टूबर। ये 2 तारीख याद रखिएगा। कई बार पीसीएस वगैरह में तो ये तो सबको पता है ना। यू शुड बी डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम अदर। 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा होता है कि 16, कौन सा 16 अक्टूबर, कौन सा? तो वही 1905 में। जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन राखी बांध करके रोष प्रकट किया जाता है। रक्षाबंधन कर करके रोष प्रकट करना। कलकत्ता के टाउन हॉल में भी किसी एसएससी के पेपर में पूछा गया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में ये भी पूछा गया था सवाल, डिफिकल्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। और किसने तैयार किया था इस तरीके का? किसके निर्देशन में? तो दी आपका कृष्ण कुमार मित्र। परंतु इसको प्रेरित किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसके बाद कौन सा आंदोलन चला? घोषणा हुआ 9 अक्टूबर को, यह स्वदेशी आंदोलन चला। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। और किसके? आपका
कहते हैं प्रेरणास्पद, तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के प्रेरणास्पद। ये आंदोलन कहां से प्रस्फुट हुआ था? यह आंदोलन प्रस्फुट हुआ था आपका कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसका मेन थीम क्या था? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते हुए विदेशी चीजों का पूर्णतः बहिष्कार। परंतु ध्यान रखें, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर का मत बिल्कुल अलग था। वो इसको निष्ठुर बर्बादी मानते थे और इस बात को लेकर के गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों से असहमत रहे। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पहला मुखर विद्रोह जो था और आपका विरोध इस प्रकार का आंदोलन के शक्ल में, और कैसा जन आंदोलन। देखिए पहले रिवॉल्ट्स होते रहे हैं, किसान आंदोलन भी हुआ, एक दो जनजातीय आंदोलन हुआ, 1857 का सिपाही क्रांति, लेकिन एक जन आंदोलन जिसमें आम जन शरीक होकर के सरकार के नीतियों का खिलाफ करे, ऐसा पहला आंदोलन आपने कहां देखा? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन किसके बाद हो रहा है? 1905 में बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप। बंगाल को हालांकि बांटा कैसे गया है? तो बंगाल का विभाजन बड़ा ही अलग अलग तरीके से किया गया है। देखोगे आप, पहले आपको अगर बंगाल को एक सर्किल माने इस तरीके से, तो सबसे पहले तो क्या कर दिया गया? ऐसे करके बांट दिया गया। इसको बोला गया पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल लिख देता हूं मैं, और इसको बोला गया वेस्ट बंगाल बोला गया। इसीलिए भारत के जो पूरब में स्थित है वो क्या है? पश्चिम बंगाल। पूरब बंगाल होना चाहिए था ना, परंतु वो जो बंटवारा हुआ था उसके हिसाब से। अब देखिए क्या हुआ, 1911 के दिल्ली दरबार में वापस फिर से एक निर्णय होता है। क्या होता है? पंचम, जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार होता है। उसमें फिर से एक निर्णय होता है कि इस विभाजन को रद्द करके एक नया विभाजन किया जाएगा। और कैसा विभाजन होगा? तो इस तरीके का विभाजन होगा। और वो क्या होगा आपका? तो देखेंगे, यहां से ऐसे बांट दिया जाएगा। पहले क्या था? ऐसे, तो अब ये कट ऐसे लगेगा और ये बाउंड्री हटा दिया जाएगा। और क्या बांट दिया गया? बिहार, और इसी के अंदर और भी दो राज्य छुपे होंगे, अभी तो बिहार देखो तुम। और ईस्ट बंगाल हट गया। क्या हो गया? बिहार और बंगाल। ये कब हुआ? 1912, 22 मार्च 1912 को यह प्रभावी होता है। दोबारा से इसको बोलते हैं बंगाल के विभाजन। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग पढ़ा देते हैं कि दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ना, बंगाल विभाजन को रद्द करके एक और विभाजन किया गया। अब फिर क्या होता है? 1936 में एक विभाजन और होता है। यहां क्या किया गया? उड़ीसा। ये कब बना? 1936 में। और फिर बाद में देखेंगे 1947 में एक खेला और होता है। और यहां से ऐसे करके आपका एक हिस्सा और दे दिया जाता है। ये क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान। ये कब बना? 1947। अरे वापिस अपना हो गया वेस्ट बंगाल, भारत का हिस्सा। फिर आकर के बस नाम बदल जाता है। 1971 में ये क्या हो जाता है? देख रहे हो कैसे तुमको अजीब लग रहा होगा, खेल फटाफट बदल रहा है खेला। ये क्या हो गया? बांग्लादेश 1971 में। अब फिर क्या होता है? 1971 हम पहुंच चुके हैं। 2000, सन 2000 में यहां से झारखंड और एक छोटा सा बिहार रह जाता है। और हालांकि ये ऐसे है, शक्ल में देखोगे बांग्लादेश घुसा हुआ सा है। ये वेस्ट बंगाल बचता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एक पूरा देश। और हालांकि मैं छोड़ दिया, इतना ही नहीं, ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ पूरा आसाम। ये सब किसके अंदर आते थे? पहले बंगाल प्रांत के अंदर आते थे। एक देश, और एक नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य और एक देश आज के समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस बंगाल 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 अपन पढ़ते आ रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो आपसे पूछे उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? 1936। बिहार कब अलग हुआ बंगाल से? 1912 बोलेंगे, 11 में घोषणा हुआ था। झारखंड कब अलग हुआ? 2000। और पूर्वी और इसका पश्चिमी बंगाल का मिलन कब होता है? तो 1912 में। और पुनः आपका विभाजन कब होता है? 1947 में पाकिस्तान के रूप में। बांग्लादेश का पुनः विभाजन निर्माण कब होता है? 1971 में। तो इतनी सारी चीजें तुमको इसके फॉर्मेट में याद हो गया। तो कहा जाता है
कि बंगाल विभाजन को बाद में रद्द करके पुनः समायोजन किया गया और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये मांग चल रहा था, बिहार के लीडर्स चला रहे थे। तो एक तरफ रद्द किया गया और दोबारा रीपार्टीशन किया गया। तो आपको कर्जन का मोटा मोटी दौर समाप्त हो जाता है। आपको कर्जन में आपका भारतीय पत्र मुद्रा अधिनियम पढ़ना है। कर्जन के दौर में आपको स्थानीय स्वशासन का रद्द कर देना पड़ना है। कुछ आयोगों का चर्चा आपको पढ़ना है। फिर आपको यह ध्यान रखना है कि कर्जन ने क्या किया, कृषि आयोग का गठन किया, कृषि इंस्पेक्टर का गठन किया, कृषि के लिए आपका सरकारी ऋण देने का कार्यक्रम का गठन किया। इसी के समय में आपका क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और पुलिस रिफॉर्म के अंदर ही कवर हो जाता है एक पॉइंट, ये क्या होता है, गुप्तचर विभाग, जिसको बाद में हम सीआईडी बोलेंगे। पुलिस का गुप्तचर विभाग आज भी क्या है, सीआईडी, स्टेट सीआईडी बोलते हैं। ये आपका गुप्तचर विभाग का गठन भी इसके टाइम में किया जाता है। अब होता क्या है, कर्जन अचानक से नाराज होकर क्यों गया, एक किचनर आयोग बनता है। क्या बहुत परेशान होने वाला व्यक्ति था जी, एक किचनर आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, आर्मी में रिफॉर्म के लिए। आर्मी का थोड़ा सा घट रहा था क्रियाशीलता, ये इससे पूछे बिना गठित कर दिया जाता है। ये इससे बहुत नाराज होता है और रिएक्शन देके में इस्तीफा देके चला जाता है। इसीलिए इसको घोर प्रतिक्रियावादी कहते हैं। काम खूब जचा के कर रहा था, लेकिन बिना पूछे इसके एक आयोग बना के भेज दिया जाता है किचनर को कि जाइए आप क्या करिए, पुलिस रिफॉर्म का कुछ काम करिए। इसको लेकर के प्रधान सेनापति किचनर के मतभेद होने से नाराज हो जाता है। किचनर उस समय कौन थे, आपका सेना अध्यक्ष, और उससे नाराज होकर के वापिस चला जाता है। कर्जन का कार्यकाल का दुखद अंत होता है। इसने देश के एक हिस्से को बांटा, उसको निपटा दिया गया। अब कर्जन आपको याद करने में मदद मिलेगा इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद। तो कर्जन के बाद हम किसको पिक करेंगे, मिंटो सेकंड। अब मिंटो सेकंड के बाद दिल्ली दरबार करवाएंगे, चैम्सफोर्ड को लाएंगे सीन में। तो मिंटो सेकंड, अब कैसे मिंटो सेकंड कैसे सर, 1809 का दौर वो किसका था, मिंटो फर्स्ट, याद किए थे कल के हिस्से का हिस्सा है। 1805 तक तो कौन है, कॉर्नवालिस। 1805 में कॉर्नवालिस का आते मृत्यु, तो फिर 1806 से 13 तक कौन रहेगा, मिंटो फर्स्ट। और फिर 13 से लेकर 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर 23 से लेकर के आपका 28 तक एमहर्स्ट, 28 से लेकर के फिर आपका 33 से 35 तक विलियम बेंटिक, और फिर 35-36 मैटकॉफ, 36 से लेकर 42 तक ऑकलैंड, फिर आपका 42 से लेकर के 44 तक एलनबरो, और उसके बाद 44 से लेकर के 48 तक हार्डिंग, और 48 से लेकर 56 तक कर्जन, और 56 से लेकर के आगे देखेंगे कैनिंग। कब तक, 62 एक्स तक। 62 से आगे फिर बहुत छोटा कार्यकाल, एल्गिन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लॉरेंस आप देख रहे हो, आपके सामने लिखा हुआ होगा, अभी हटा दिया गया है बोर्ड से। लॉरेंस के बाद मेयो के बाद नॉर्थब्रुक के बाद लिटन और लिप्पन। मेयो और नॉर्थब्रुक साथ पढ़ना है, लिटन और लिप्पन साथ पढ़ना है। लिप्पन के बाद डफरिन के बाद लैंसडाउन के बाद एल्गिन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1905 में आपका किसका जाना, कर्जन के जाने के साथ आंदोलन का सूत्रधार हो जाता है, बट मैं बचा के रख रहा हूं। अभी एक दो अलग से सेशन दे देंगे, ताकि क्वेश्चंस का लेवल मैं देख रहा हूं आजकल मॉक वॉक आप लोग निकाल रहे हो तो ठीक आ रहा है। एक दो दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेने से कोई नुकसान है नहीं, बट कवर हो जाएगा एक दो क्वेश्चंस, तो बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। 3-3 नंबरों का एक सवाल है। चलिए आगे कुछ एक लिस्ट और बनाता हूं। 1905 में इसको जाते ही कौन आते हैं, कब तक, 1910। 1909 में काम करके 1910 में निकल ली है। अब इसके बाद कब से कब तक, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद नहीं रहता है। हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार लगा, हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार हार्डिंग के समय में, ठीक है। इनके समय में मार्ले मिंटो। अब तो याद करना दोस्त बहुत आसान है। अब तो सब वो सब आएंगे जिनके बारे में आप सुने जाने हुए हो। समय बदल गया, 20वीं सदी आ गई, अब जानकार आ रहे हैं आपके, जानते नहीं इन सब के बारे में। ऐसा लग रहा है परिवार के सदस्य हैं। मार्ले मिंटो आ रहा, मार्ले मिंटो सुधार, एक कप चाय पिला दो इसको। दिल्ली दरबार हार्डिंग द्वितीय, याद आ रहा होगा।
अब देखिए सबको याद आएगा 16 से कब तक, कौन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखो याद आ रहा है ना, हाँ देखो सबको याद आ रहा है। अब तो चेहरे पे मुस्कान लाइए कि आप कठिन दौर से गुजर चुके हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके बाद आपका देखिएगा 1921 से लेके कब तक, सॉरी 1926 से 31, कब तक 32, कब तक 33, वही कह रहा हूं 21 से 26, सॉरी ये कहा 21 है ना, सॉरी। फिर ये कौन है, रीडिंग, 21 से लेके 26 अगर है तो इसका नाम क्या रहेगा, रीडिंग। और फिर रीडिंग के बाद 1926 से 31 ये कौन है, इरविन, गांधी इरविन समझौता। फिर कौन आया, कब से कब तक आपका, अब यहां पे देखिएगा इरविन का 31 में जाना। अब आप देखेंगे इसके बाद लंबा टाइम मिलेगा किसको करने का, वेलिंगटन, 3 नाम आप दे रहे, वेलिंगटन के बाद लेनलिथगो का चुनाव, यानी 1936। अब कौन आएगा इसके बाद, लेनलिथगो का चुनाव होगा। लेनलिथगो के बाद कब से कब तक आपका ये, एक सेकंड, 36 से अब कब तक है ये 43, हाँ। फिर आपका ये, और लास्ट में कौन है, माउंटबेटन। अब देखो कुछ चीजों को फिक्स करो। लेनलिथगो के समय क्या होता है, बोलना ही शुरू कर दो, लेनलिथगो का चुनाव। इसके समय में 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इस बंदे का नाम क्या है, इरविन, इसका नाम क्या है, वेलिंगटन। तो भैया वेलिंगटन के समय में क्या आता है, भारत शासन अधिनियम। एकमात्र ऐसा वायसराय जो कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था बॉम्बे में, कौन है वो, वेलिंगटन। इसके समय में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम। हाँ, इसके समय में तुम याद रख सकते हो, लेनलिथगो का चुनाव। अभी अपने को लोकेट करना है, तो लोकेट करने के लिए क्या हो गया कि भाई 1935 तो अपने को याद है ही, तो पता चल जाएगा कि इसका कार्यकाल ये है। अब आजादी, माउंटबेटन से पहले बेबल बहुत परेशान था कि भारत को हम ही आजाद करा के जाएं, लेकिन बेबल से काम नहीं हुआ, इसको भेजा ही इस प्लान से गया था। अंततः आपका बेबल ने बहुत स्ट्रगल किया कि भाई मुस्लिम लीग को मना लिया जाए, कांग्रेस को सेट किया जाए, नहीं हो पाया। लेनलिथगो का चुनाव होता है। अब कैसे याद करें, देखिए रीडिंग के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। 1922 में क्या होता है, इलाहाबाद में यूपीएससी का, यूपीएससी नहीं आईसीएस बोलते थे उस समय, इंडियन सिविल सर्विसेज का शुरुआत होता है। तो रीडिंग जो पढ़ाई करेगा, रीडिंग करेगा, वही तो परीक्षा देगा आईएएस का। तो रीडिंग का आप याद रख लोगे। इससे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और आपका ये दिल्ली दरबार, और आपका मार्ले मिंटो का सुधार। इसके बाद का देखिए गांधी इरविन समझौता कब होता है, हाँ 1931, कब, 5 मार्च, क्योंकि 23 मार्च 1931 को क्या होता है, भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव का फांसी। उससे पहले यह घटनाक्रम हुआ था 5 मार्च 1931, याद रख लीजिए। इरविन के बाद वेलिंगटन, वेलिंगटन के समय क्या होता है, भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम वेलिंगटन के टाइम पे। और लेनलिथगो का चुनाव 1939 के समय, लेनलिथगो का चुनाव 1935 के घोषणा पे होता है। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के रोस्ट करके सवाल पूछेंगे कि भाई बताओ ये साइमन कमीशन का गठन किसके समय हुआ था, अब क्या बोलोगे, इरविन के समय में। साइमन कमीशन भारत कब आया, इरविन के समय में। साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन 1935 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ, वेलिंगटन के समय में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चुनाव किसके समय हुआ, लेनलिथगो के समय में। और उस चुनाव के बाद दोबारा फिर चुनाव होता है बेबल के समय में। और फिर उसके बाद भारत आजाद किसके समय में हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। 3 जून की घोषणा से भारत की मिली आजादी। अब इसके थोड़े डिटेलिंग्स पे जाएं। अब देखोगे तो मार्ले मिंटो के टाइम का आपको कुछ महत्वपूर्ण बात में एक तो यही याद रखना है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसको भारतीय सांप्रदायिकता के जनक बिल कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म।
इस बिल को कहा जाता है भारतीय सांप्रदायिकता का जनक बिल। अब हालांकि एकदम से बिल के रूप में इसको कह सकते हैं, बट सांप्रदायिकता का जो प्रारंभ था इसको हम कह सकते हैं कि वैधानिक सांप्रदायिकता कह सकते हैं। 1909 के बिल को पार्लियामेंट सुधार क्या किया गया था, इसके अंदर मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित सीटों का प्रावधान कर दिया गया था। बहुत अच्छी बात है। और कुछ हुआ था बहुत महत्वपूर्ण, इसी के फलस्वरूप अब हुआ क्या, ध्यान देने वाली बात है, मुसलमानों का आरक्षण किसको मांगना चाहिए था, मुसलमान को। और मुसलमान के समय कोई इस तरीके का संवैधानिक मांग रखने के लिए इकाई नहीं थी। तो भैया उसी समय, उसके थोड़ा सा पहले क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन कहां होता है, बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश, उस समय का बंगाल, यानी कि आपका आगा खां एवं सलीमुल्लाह के आह्वान पर आपका आगा खां ने मुस्लिम लीग का स्थापना कहां किया, ढाका में। और आप जानेंगे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने, सलीमुल्लाह या आगा खान, या आगा खान, आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। और गठन कहां हुआ, ढाका में। बात उठता है गठन कब हुआ, 1900। बंगाल विभाजन को सही ठहराने के लिए ढाका, जो समय पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल, किसकी राजधानी, पूर्वी बंगाल का राजधानी था, वहां पे एक सभा कर करके इसको जायज ठहराया जाता है। और वहीं पे मांग किया जाता है कि भाई भारत के अन्य हिस्सों में भी अलग से पृथक निर्वाचन की मांग, और उसी के मांग को तुरंत मान लिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि भैया जानबूझ करके प्लांट करवाया गया था कि भैया तुम मांगो, हम तैयार रखे हुए, जबरदस्ती थोड़ी देंगे। तो ये कहने को तो बने कि हाँ हमने मांग किया था इन लोगों ने, तो भाई याद रख लोगे लंबे समय तक। मार्ले मिंटो सुधार एक उपोत्पाद था, किसका, मुस्लिम लीग के गठन, बंगाल के विभाजन, यहां से मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां तैयार करनी शुरू हो जाती है, जो अनवरत लंबे समय तक भारतीय राजनीति का हिस्सा रहा है। सही बात है, ठीक है। तो याद हो गया, मार्ले मिंटो सुधार से ठीक पहले 1906 का आपका ढाका में सलीमुल्लाह के आह्वान पे आगा खां सलीमुल्लाह ने मिलकर मुस्लिम लीग का गठन किया। और मुस्लिम लीग के ही मांग पे आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान के साथ मार्ले मिंटो सुधार आया, जिसी को बाद में हम ये कह सकते हैं 1909 का आपका परिषद अधिनियम कह सकते हैं। इसी को मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया है। अब आगे आप देखेंगे तो यही आपका एक वो दौर है जब कांग्रेस का गठन हो ही चुका है। पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। कांग्रेस का गठन हो चुका है तो कांग्रेस में स्प्लिट कब पड़ता है, 1900, सूरत विभाजन और लखनऊ मिलन। 1907 में सूरत विभाजन और 1916 में लखनऊ मिलन। 1916 में आपका लखनऊ मिलन। आप ध्यान दीजिएगा कि सूरत विभाजन किसके समय हुआ है, मार्ले मिंटो के समय में। ये आपका विभाजन किस मुद्दे पर हो रहा है भाई, तो आंदोलन चलाने के मुद्दे पर। आपका आंदोलन गर्मपंथी थे, वो थोड़ा आंदोलन को उग्र करना चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन के में समर्थन के मुद्दे पे भी हो गया था। कांग्रेस का मानना था स्वदेशी आंदोलन को सीधा समर्थन ना दे करके, और इनका कहना था उग्रपंथियों का कि सीधा समर्थन दिया जाए, खुल के समर्थन दिया जाए और सीधे शामिल हुआ जाए। तो स्वदेशी आंदोलन चलाने के तौर तरीके और मुद्दों पे गर्म दल और नरम दल में स्पष्ट विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष, और यहाँ पे लखनऊ मिलन के समय मजमूदार, यानी यहाँ पे रास बिहारी घोष और यहाँ पे मजमूदार। ये भी साथ साथ याद करो, सूरत विभाजन जो कि किसकी अध्यक्षता में हो रहा था, रास बिहारी घोष, वहां पे गर्म दल नरम दल में किस मुद्दे पर, तो आपका स्वदेशी आंदोलन चलाने के तौर तरीकों के मुद्दे पर विभाजन हो जाता है। किसमें, कांग्रेस में, सूरत विभाजन। फिर मिलन कहां होता है, लखनऊ मिलन। लखनऊ मिलन 1916 के अंदर। मेनली अभी हमारा कंसर्न है यह सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन 1907, 1905 का बंगाल विभाजन के बाद सूरत विभाजन, उसके ठीक 2 साल बाद, एक साल इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1907 में सूरत विभाजन, और उसी 1907-1908 में क्या होता है, एक बड़ा क्रांतिकारी घटना होता है।
खुदीराम बोस, नाम सुना होगा, यानी मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस 1908 में है ना, टारगेट कहीं और करते हैं और मृत्यु किसी और का हो जाता है। किसका मृत्यु हो जाता है, कहां टारगेट करते हैं, कैनेडी के गाड़ी पर। आप देखोगे जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपका, हाँ, किंग्सफोर्ड, लेकिन उसमें मृत्यु किसका हो जाता है, पढ़ेंगे आप जब भी खुदीराम बोस वाला घटनाक्रम तो आपको याद आएगा 1908 के दरमियान जो घटनाक्रम हुआ था वो गलत जगह बम अटैक में वो चला जाता है, लग जाता है, जिससे मृत्यु किसका हो जाता है, 2 महिला, कैंडी की पत्नी। और आपका उसी के दरमियान खुदीराम बोस का एक मित्र होता है प्रफुल्ल चाकी, वो खुद को, हाँ, गोली मार लेते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। पकड़े जाने के बजाय वो खुद को गोली मार के भारत माता के चरणों में जाना पसंद करते हैं। आत्महत्या कहना ठीक नहीं होगा इतने महान सपूतों के लिए। और बाद में खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। एक बड़ा क्रांतिकारी घटना था, बड़ा जिगरा दिखा दिया था। इसके बाद एक और बड़ा क्रांतिकारी घटना होता है कि जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में इस पे तो आपका हार्डिंग पे ही बम फेंकने का प्रयास किया जाता है कि हार्डिंग को ही उड़ा दो। देख रहे हो बंदा कितना सा फॉर्म में आ गया है। यानी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकते हैं और इसमें होता क्या है कि आपका कैनेडी गलती से बम किस पे चलाता है, कैनेडी के गाड़ी पर गिर जाता है, जिसमें 2 महिला, प्रिंगले की पत्नी और बेटी का मौत हो जाता है। इसमें पुस्तकों में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब 1909 में क्या होता है, पार्लियामेंटो सुधार आया। फिर 1910 में क्या होता है, एक एक साल अब तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, महत्वपूर्ण दौर में चला जाएगा। तो आप कहां तक पहुंच गए हो, 1910 तक। अब 1910 के बाद का सिचुएशन ये है कि उग्रवादी आंदोलन भी अपने चरम उत्कर्ष पे है। नरम पंथियों का थोड़ा सा दावा कांग्रेस पर से भी कमजोर है, देश में भी कमजोर है। अब इस समय क्या होने लग जाता है, देश थोड़ा सा अनियमितताओं से अब देख लो उग्रवादियों का उग्रवादी यहां पे कह रहे हैं जो गर्म तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। देखोगे हालात ये कि दिल्ली दरबार के समय कौन है, हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार के समय कौन है, हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली के दरबार में आते कौन है दूसरी बार, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आते हैं, हार्डिंग द्वितीय। और दिल्ली दरबार लगता कब है, 1911 ठंड के मौसम में, है ना। और 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग पे ही बम मारने का प्रयास किया जाता है उग्रवादियों के द्वारा। हालांकि हार्डिंग बच गए और भाई मुकुंद को पकड़ लिया जाता है, बाद में फांसी दिया जाता है। और इसके सूत्रधार कौन थे, रास बिहारी बोस। हाँ, भाई बाल मुकुंद वाला बात तो हो गया। इस घटना के सूत्रधार कौन थे, रास बिहारी बोस। वो भारत से पलायन कर जाते हैं उसके बाद, रास बिहारी बोस, करेक्ट है। तो देख रहे हो हौसला एकदम चरम पे था, उफान मार रहे थे। इस समय विदेशों में भी बहुत शानदार तरीके से चल रहा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गतिविधियां, है ना। 1913 के अंदर लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर देते हैं। उसी समय का दौर है आपका कि इधर आपका क्या कहते हैं, बंगाल में आंदोलनकारी अपने चरम पे होते हैं। आप बिपिन चंद्र पाल, उसी समय का दौर है आपका। भगत सिंह 1915 के आसपास नौजवान सभा बना देंगे, कहां, पंजाब के अंदर, करतार सिंह सरावा से प्रेरित होकर के। उसी समय गांधी जी आ जाते हैं देश में। एकदम गर्म माहौल में गांधी जी आए थे। देश एकदम गरमाया हुआ, अकुलाया हुआ है, अलबला रहा है, कहीं बम मार दिया जा रहा है, कहीं जान ले लिया जा रहा है, कहीं डकैती कर दिया जा रहा है, कहीं अंग्रेजों पे हमला हो जा रहा है। तो उसी समय उस दौर में गांधी जी कब आते हैं वापिस, कितने तारीख को, 14 जनवरी संक्रांत, मकर संक्रांति मनाने, खिचड़ा खाने। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस उसी तो मनाते हैं हम। इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इंदौर में। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है इस बार का। कब होता है, 9 जनवरी को। इसी वजह से होता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए भारत। और उसके बाद आंदोलन का बागडोर अपने हाथों में संभाल लिया। जब आंदोलन का बागडोर अपने हाथों में संभाल लिया, उसके बाद आंदोलन में बहुत सारा बदलाव आएगा। और बहुत सारा बदलाव ये आता है आपका कि आंदोलन फिर से वापस गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हो जाता है। इतना आसानी से कैसे हुआ, सारे जो पहले के नेता थे उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व कैसे स्वीकारा,
कोई विरोध क्यों नहीं हुआ, उस प्रसंग में हम नहीं जाएंगे बहुत संकुचित होकर के। कि गांधी जी इस सदी के सबसे महान व्यक्ति, जिससे मैं सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ हूँ, मैं क्या देश प्रभावित हुआ है ना। श्री रामचंद्र भगवान के बाद कोई सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर डालते हैं तो महात्मा गांधी। हो सकता है कि तुम लोग उनके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव ना डालते हो। अब सोचने वाली बात है, तुमको लग रहा है ना कि देश में एकदम गर्म माहौल, गांधी जी आते ही पानी वानी छू हो गया सारा। कुछ तो बंदे में दम होगा। चंपारण 1917 में जाता है और किसान आंदोलन में किसानों की जीत करवाया जाता है नील की खेती के विरोध में। वापिस 1918 में संघर्ष करता है, सफल होता है। 19 का आपका रिवॉल्ट, प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सफल होता है। 1920 असहयोग आंदोलन काफी हद तक सफल, पूरे देश को झकझोर के जगा देता है। हालांकि वापस ले लिया जाता है चौरा चौरी कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया जाना है ना। तो एक काम करता हूं, इनको कंप्लीट करा करके स्टोरी फॉर्म में क्या करूंगा, नेक्स्ट सेशन में तुमको स्टोरी फॉर्म में सारे घटनाक्रम को जोड़ के कनेक्ट कर करके स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लेंगे। तो अब आ जाते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड पे। हार्डिंग द्वितीय के टाइम में और क्या हुआ था, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना दिल्ली दरबार इज द मेन वाइटल थिंग। दूसरा, गांधी जी वापस किस समय आए थे, इन्हीं के टाइम में आए थे। फिर तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में हुआ था, हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में हुआ था, हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुआ था। और ध्यान लिखेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी इन्हें नियुक्त किया गया था और इन्हीं के समय में विद्यालय स्थापित भी हुआ था। हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। और हार्डिंग द्वितीय के गाड़ी पर बम फेंकने का कोशिश किसने किया था दिल्ली दरबार के बाद, भाई बाल मुकुंद, और इसका सूत्रधार कौन थे, रास बिहारी बोस। इसी के समय में कामागाता मारू जहाज वाला प्रकरण हुआ था, ध्यान रखेंगे ये सब। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जहाज लेके जाते हैं वैंकूवर कनाडा की तरफ। कामागाता मारू है क्या, जहाज है, उतरने नहीं दिया जाता है। वापस जमजम बंदरगाह पे आते हैं, जम के फायरिंग किया जाता है, 150 के आसपास लोग शहीद होते हैं। परीक्षा में एसएससी में पूछा गया था क्या है, तो ये एक जहाज है ना। आगे कहीं आ जाएगा इस पुस्तक के अंदर, फिर लिख लो, कामागाता मारू बोलते हैं। हाँ, कागा माता ऐसे ही कुछ नाम है। हाँ, कामागाता मारू जहाज का नाम है। और कहाँ जा रहा था, वैंकूवर कहाँ है, कनाडा में। वापस क्यों आ गया, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और भारत से जाने वाली किसी भी गाड़ियों को वहां पे रुकने की मनाही कर दी गई थी। कहाँ लिखा हुआ है, तो वो क्या है नाम आपका, देखिएगा तो कामागाता मारू लिखा हुआ होगा, मिलेगा। आगे भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, हम भी पढ़ेंगे, मिलजुल के पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। और दिल्ली दरबार में एक घोषणा हुई थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस समय का बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। और आपका लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन होता है। किसके नेतृत्व में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। कौन सी पार्टी का, गदर पार्टी का। कौन सा मैगजीन निकाल रहे थे आपको ये लोग, अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। और आपका ध्यान रखने वाली बात है कि लाला हरदयाल, आपका गदर पार्टी, ये सब कुछ भारत में ना होकर के कहां हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को, विदेशी सहायता थी। अब आप देखेंगे इसी का आपका कि हाँ, कामागाता मारू जो आपका प्रकरण है, जापानी जहाज जो बाबा गुरदत्त सिंह किराए पर लेकर गए थे, कहां जा रहे थे, जलयान में होकर के, तो ये जा रहे थे वैंकूवर। लेकिन भैया वहां उतरने नहीं दिया गया, अंग्रेजों ने मना कर दिया कनाडा को, और वापस आया, गोली चलाया गया उस पे और बहुत सारे लोगों का इकट्ठे मृत्यु हो गया था। बहुत रोष प्रकट किया था देश ने। तो जलियांवाला बाग से घटना से पहले एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था इस तरह का, सामूहिक निरसन सत्याग्रह, वो आपका कामागाता मारू प्रकरण था। इसी के बाद आप देखेंगे गांधी जी भारत आते हैं। 1915 में गांधी जी को आते ही क्या दिया जाता है, कैसरे हिंद की उपाधि। क्यों दिया जाता है भैया, तो अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी अंग्रेजों में नाक में नकेल पहले से बहुत डाल के आए थे वहां पे। यहाँ लगा कि वहां आए हैं तो हमको थोड़ा सा पहले से माहौल में बहुत गर्मी है, गांधी जी आके थोड़ा शांत करेंगे तो हमारे लिए शासन व्यवस्था थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और गांधी जी किए भी ऐसा। जैसे द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, कब शुरू होता है, और उसमें किसका सपोर्ट कर दिया उन्होंने,
बोला कि भर्ती करने वाला सार्जेंट बन गए और युवाओं को प्रेरित किया कि अंग्रेजों का साथ दीजिए, यही भारत के विकास करेंगे, बाकी हम हैं ही, ढंग से विकास करवाएंगे, इनके मदद से देश में माहौल बना। तो इसी वजह से कैसरे हिंद की उपाधि दी गई गांधी जी को। और 1916 में आप पढ़ ही लिए हो, लखनऊ का मिलन हो जाता है। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस में एकीकरण होता है। हालांकि गांधी जी का इसमें रोल नहीं था, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक वगैरह के प्रयासों से लखनऊ में कांग्रेस का एकीकरण होता है। दोनों तरीके का एकीकरण, कांग्रेस और लीग में भी गठबंधन होता है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती यही रहता है कि कांग्रेस और लीग में गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने लीग को मान्यता दे दिया और कांग्रेस से स्वीकार लेती है किसको, 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार को। उसको लगा था कि चलो आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मॉन्टेग्यू चैम्प्स सुधार आ रहा है, आ ही रहा है। गांधी जी पहुंच चुके हैं। भैया गांधी जी के पहुंचने से क्या फर्क पड़ रहा है? तो पहला फर्क तो यह पड़ रहा है कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के दोनों धड़ों में गठबंधन हो गया। डीडी कर्वे जो बहुत बड़े नेता थे, ध्यान रखिएगा, महिला शिक्षा से जुड़ा हुआ दो नाम, एक ज्योतिबा फूले और दूसरा डीडी कर्वे। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज का स्थापना किए और बालिका विद्यालय का स्थापना, और डीडी कर्वे ने पुणे में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना। कमिंस कॉलेज बहुत पुराना जो बाद में बना, और यही आज भी बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है पुणे का, गर्ल्स कॉलेज। डीडी कर्वे के मदद से बनता है। किस समय? आपका 1900। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो सैडलर आयोग आपको पहले बताया जा चुका है, याद करिए, जिसके मदद से अलग अलग यूनिवर्सिटीज खुले हैं। बताया था ना रैले कमीशन के टाइम पे कि भैया इसी के कुछ दिन बाद सैडलर आयोग का गठन होता है। राइट और रॉन्ग? बताया था। अब इसी के बाद आपको ध्यान रखना है कि दो तीन चीजें ध्यान रखिए। पहला कि आपका 1917 का एक होता है मॉन्टेग्यू 1917 का मॉन्टेग्यू घोषणा, एक होता है आपका, इसको कहते हैं अगस्त घोषणा, ठीक है। एक फिर क्या होता है आपका अगस्त संकल्प, और एक और क्या रहता है आपका अगस्त प्रस्ताव। तो आप बताएं अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये है 1940, ये है अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त संकल्प, और ये आपका अगस्त। एक कंफ्यूज मत होना, तीनों अगस्त में हुआ है। अगस्त घोषणा किसने किया था? मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लेके कौन आया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ये किसका प्रस्ताव है? लिनलिथगो का, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त संकल्प किसका है? गांधी जी का। गांधी जी का 1942 के करो मरो के समय में लिया गया संकल्प है, इसको कहते हैं अगस्त संकल्प। यह है आपका अगस्त घोषणा। तो मॉन्टेग्यू का अगस्त घोषणा हुआ था कि भैया युद्ध में आप मेरा खुल के मदद कीजिए, युद्ध के बाद आपको क्या देंगे हम, आपका आगे स्वशासन का प्रयास किया जाएगा और धीरे धीरे संवैधानिक विकास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और उसके तहत बढ़ते हुए क्या लाया गया? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देख रहे हैं 1909 में आया, 10 साल बाद क्या आया? फिर से 1919 में। और 1919 में क्या बोला गया था कि 10 साल बाद फिर से रिव्यू करेंगे इसका। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। इसी के बाद आपका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन होने के बाद क्या होता है इसके अंदर? प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन होता है। ये हालांकि टॉपिक इसका है ये पॉलिटी का, बट थोड़ा बहुत तो समझ आपको होना ही चाहिए। ये सब किसके समय में होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और 1909 के आपको मार्ले मिंटो सुधार के अंदर इवन एक्सटेंशन किया जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार का एक्सटेंशन है। और इसी के समय 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। तो पूछा जाएगा रॉलेट एक्ट पास हुआ था उस समय कौन? तो मॉन्टेग्यू या चेम्सफोर्ड? याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को। ये है कौन? भारत
सचिव, ये है भारत सचिव, और ये कौन है? वायसराय। ये है वायस सचिव, ये वायसराय। मार्ले मिंटो में कौन? मिंटो आपके वायसराय, और मार्ले कौन? सचिव। तो चैम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, किसके प्रतिक्रिया में? तो रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया स्वरूप शैफुद्दीन किल्चू के गिरफ्तारी को लेकर के रोष प्रकट करने के लिए जालंधर के जल्ली नामक व्यक्ति के बाग में कब? तो 13 अप्रैल को 1919 में एक भीड़ एकत्रित है, जिस पर गोली चलाने वाला पुलिस कप्तान कौन? जनरल डायर, और जनरल डायर को ऑर्डर देने वाला कप्तान कौन? माइकल ओडायर, जिसको कि बाद में जाकर के उधम सिंह बदला लेते हैं। याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 1919 के इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन गांधी जी करते हैं। इसी 1919 में आपको मॉनेटरी चांस पर सुधार आता है, जिसको एक्सटेंशन ऑफ 1909 कहते हैं। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार का ये एक्सटेंशन रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत यही किया था। गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब था भारत आने के बाद? हाँ, एक्चुअली जब मैं मेन क्लास के फ्लो में पढ़ाता हूं तो बहुत कुछ इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तुम लोग जो कौन थे मेरे मेन क्लास के फ्लो में, एक आध बार है ना, कह रहा था ये अनिल कि सर थोड़ा थोड़ा आप इसमें कंटेंट कम देते हो, सीधे सीधे समय का बहुत अभाव है। हम 7-8 क्लास में, क्योंकि बहुत लंबा, उसमें 1 महीना शायद पढ़ाया था ना, कितना पढ़ाया था, अलग चीज है वो। तो गांधी जी का पब्लिक, गांधी जी पे तो बहुत पढ़ाने लग जाता हूं मैं। पब्लिक अपीयरेंस पहला गांधी जी का कहां था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, वही जो चैम्प आपका किसके समय हुआ था? हार्डिंग के समय में। वहां पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसी में गांधी जी को स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। तो वो पब्लिक अपीयरेंस था, परंतु आपका ओपन पब्लिक अपीयरेंस नहीं था। ओपन पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी का दूसरा कहां रहा? चंपारण। बहुत सही, चंपारण में आपका एक रिवॉल्ट जीत के आए वो। उसके बाद फिर कहां रहा? 1918, हाँ, मिल मजदूर वाला हड़ताल। उसके बाद फिर क्या रहा? खेड़ा सत्याग्रह। और उसके बाद 1919 में जामा मस्जिद पे भाषण, वो सबसे प्रसिद्ध रहा, जिसमें कि जिन्ना इनके एकदम खिलाफ हो गया। जिन्ना बोला है गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के समर्थन में मंच पर नहीं जाना चाहिए था, वो एक धार्मिक आंदोलन है और गांधी जी का मोटिव्स अलग है। बट गांधी जी गए, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। शौकत अली, अली बंधु थे, आपका मोहम्मद अली, 2 भाई थे जो मूल रूप से उस आंदोलन के सूत्रधार थे। उन दोनों के बुलावे पर ही गए थे और गए, आंदोलन को हाईजैक किया बहुत प्यार से। गांधी जी कहीं पहले जाते थे, हाथ जोड़ते थे, उसके बाद उनके ऑरा ऐसा प्रसिद्ध था कि सब कुछ उनका सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, अब आप संभालिए। तो गांधी जी ने पूरे के पूरे खिलाफत आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। खिलाफत आंदोलन किसके समय का आंदोलन है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन भी कब शुरू हो जा रहा है? चैम्सफोर्ड के समय ही। कौन से अधिवेशन से? मूल रूप से इसके लिए अलग से अधिवेशन किया गया, नागपुर अधिवेशन में नहीं फैसला हो पाया था, तो कलकत्ता अधिवेशन से इसका प्रस्ताव निकाला गया। और पढ़ेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन भी हम पढ़ेंगे। और फिर आपका असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, और फिर असहयोग आंदोलन चलता रहता है। रीडिंग के टाइम में 5 फरवरी 1922 को आपका चौरा चौरी में आतताई भीड़ ने थाना में आग लगा दिया। इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये किसके समय का बात है? अब हम रीडिंग के समय में पहुंच गए। रीडिंग के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भोपाला विद्रोह 1920 में शुरू हो चुका था, परंतु ये आपका मेन अपने उत्कर्ष पर था रीडिंग के समय में। और इसका दमन किसने किया था? रीडिंग। ये था कहां? केरला के मालाबार तट पे। इसके नेता कौन थे? अली मुस्लियार। अली मुस्लियार इसके नेता थे। केरला के मालाबार तट पे मोपाला कृषकों का था समूह। ये आपका मेनली उसके अंदर मुस्लिम कृषक थे। तो केरला के अंदर मुस्लिम कृषक उस समय डोमिनेंट रोल में थे, और उस समय वहां पे जो हिंदू थे वो कृषक के रोल में थे, और वो थे जिमींदार थे। तो उनके बीच का एक स्ट्रगल बन के आपका बाद में संघर्ष ले लिया था, किस तरीके का? हिंदू मुस्लिम दंगा का शकल ले लिया था। और संयोग से या दुखद तक कहिए, गांधी जी शुरू में इसके समर्थन में भी कूद गए थे। उनको जहां विद्रोह दिखाई दे रहा था वो कूद जा रहे थे। नया नया आए थे, उनको आइडिया ठीक से लगा नहीं, तो उनको बाद में बुलाया गया था। हालांकि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण
गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था कि फर्स्ट क्लास में नहीं, जनरल क्लास में बैठ करके ट्रेन से पहले 1-2-3 साल भारत घूमिए। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी तो थे ही नहीं उसमें, गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी। और वो मानते हैं पब्लिक मन से कि हमारे राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने सबसे पहला शिक्षा दिया था भारत दर्शन का। तो आप भारत को घूमिए और देखिए कि दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं। हालांकि थोड़ा जल्दीबाजी दिखाया गांधी जी ने, थोड़ा सा और घूमने का सलाह दिया गया था, वो कहीं भी आंदोलनों में कूद जा रहे थे। यहाँ भी काफी मानवर्धन मिलेगा गांधी जी का। मोपाला विद्रोह जो कि बाद में हिंदू मुस्लिम दंगा का शक्ल ले लिया था, है ना, उसमें भी गांधी जी का पार्टिसिपेशन हो गया था। तो ये 2 पार्टिसिपेशन था। एक गांधी जी का पार्टिसिपेशन कहाँ था, तो आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है भैया, तो तुर्की में खिलाफत का खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। मुस्तफा कमाल पाशा का दौर आप पढ़ेंगे, बल्कि इतिहास कभी पढ़ना हुआ जीवन में, तो वो समाप्त कर दिया गया तुर्की में, ब्रिटिशर्स ने कर दिया वहां पे। तो उसके वजह से बहुत नाराज थे, और खलीफाओं का पूरे इस्लामिक जगत में बहुत इज्जत रही है, उनको सबसे बड़ा धर्मगुरु माना गया है। तो चाह रहे थे खिलाफा के पोस्ट को वापस रीइंस्टेट करवा लेना, यानी वापस स्थापित करवा लेना। इसी वजह से खिलाफत आंदोलन हो रहा था। तो जिन्ना साहब का कहना था कि मूल रूप से धार्मिक आंदोलन है, इसको स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन्ना शुरू में क्या थे, सेकुलर थे। यही बात बेचारा एक बार बोल गए, कौन, आडवाणी जी। उसके बाद जो हालत किया हुआ देश में उनका, वो वही जानते हैं जिन्ना को। हालांकि जिन्ना इस समय तक सेकुलर हैं, जिन्ना बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कार्ड से दूर हैं, लेकिन कितना समय तक सेकुलर रह पाए ये तुमको ही पता है। जिन्ना को असली हवा लगा जब चुनाव हुआ 1900, गांधी जी बड़े नेता बन गए, कॉम्पिटिटर थे। जिन्ना पहले बड़े नेता थे, और गांधी जी आकर के जब मुस्लिम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग गए तो जिन्ना और गांधी जी कॉम्पिटिटर बन गए, और अंत तक कॉम्पिटिटर रहे एक दूसरे के। और गांधी जी इधर राष्ट्रपिता बनते हैं और जिन्ना उधर कायदे आजम। ये है कहानी। कोई ना यूपीएससी नहीं कह सकते उस समय, तो हम आईसीएस परीक्षा कलकत्ता में होना शुरू होता है कब से, 1922। किसके समय में, रीडिंग के समय में। रीडिंग के समय में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में आपको याद रखा जाना चाहिए क्या, तो आप देखेंगे इस समय आपका सिविल सेवा एग्जाम शुरू हुआ। चोरा चोरी कांड किसके समय होता है, रीडिंग के समय में। असहयोग आंदोलन की वापसी किसके समय हो जाती है, रीडिंग के समय हो जाता है। और ध्यान रखिएगा आप, रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती शांति निकेतन, इनका स्थापना भी ध्यान रखिएगा किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर। कहां है दोनों, कलकत्ता के अंदर में है। इलाहाबाद के आनंद भवन किसका घर है, नेहरू जी का। शांति निकेतन किसका घर है, रविंद्रनाथ टैगोर का। और वर्धा आश्रम किसका है, वृद्धा नहीं बोल रहा हूं, वर्धा। वर्धा आश्रम में कौन रहते थे लंबे समय तक, महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम किससे जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी। आगा खां जेल में कौन रहे थे लंबे समय तक, जवाहरलाल नेहरू। येरवदा जेल में कौन रहे थे लंबे समय तक, महात्मा गांधी। मांडली जेल में कौन रहे थे लंबे समय तक, बाल गंगाधर तिलक। और आपका उधर सेलुलर जेल में लंबे समय तक कौन रहे थे, बीडी सावरकर। सेलुलर जेल में ही काला पानी सजा दिया जाता था। सेलुलर जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार। मांडली जेल कहाँ, रंगून, यानी कि बर्मा की राजधानी यांडूम, इरावदी नदी के तट पर। और येरवदा जेल कहाँ है, पुणे। आगा खां पैलेस कहाँ है, पुणे या मुंबई, मुंबई। आर्थर रोड जेल कहाँ है, मुंबई में। यहाँ कोई रहे नहीं थे, वो तो नया जेल बना है जहाँ दाऊद वोड टाइप के कैदी को रखने का प्लान है, लेकिन दाऊद अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तुम लोग कोई जानते तो नहीं हो दाऊद को, इतना टेंशन में क्यों आ गए, मैंने वो दाऊद अभी तक पकड़ा नहीं गया है, मैं को नहीं बतावा। इट वाज अ जोक। उसके बाद आपको जेल बता दिया, तो ये जेल भी याद रखिएगा, जेल से सवाल पूछ देंगे। जेल पर्यटन का प्रारंभ किसने किया है अभी, महाराष्ट्र ने, और पैसा भी दे रहे हैं जेल से निकलते समय के 50,000 या कितना, 50,000 तक, बहुत बढ़िया। तो आपने ध्यान रखना है कि रीडिंग का समय समाप्त कर लेता हूं। आजादी के आंदोलन में रीडिंग का काफी चर्चा आएगा, हालांकि आपको ध्यान होना चाहिए रीडिंग जब पढ़ें तो देखो, बाल गंगाधर तिलक ही सूत्रधार थे किसका, सूत्रधार 1916 में, और एनी बेसेंट मिलकर के किसका एकीकरण के, कांग्रेस का। और आपका इन लोगों ने 2 मुस्लिम लीग कह रहा हूं, क्या बनाया था, होम रूल लीग बनाया था। तो चेन्नई वाले एरिया में कौन बनाई थी, एनी बेसेंट। और पुणे में कौन बनाया था होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक। आप देखिएगा गांधी जी, इसी के दरमियान में आपको ध्यान होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह
के लिए बुलावा किससे, कहां से आया था? गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति बुला के ले जाते हैं। बिहार का एक नेता रहते हैं। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था भारत में? चंपारण। और प्रथम सत्याग्रह वैसे कहां हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रैक्टिस करके आए थे। आपका याद रखेगा इसके विषय में कि फिनिक्स आश्रम कहां खोला था? दक्षिण अफ्रीका से ही खोल के आए थे, वहीं फिनिक्स आश्रम बनाया था। याद रखिएगा हिंद स्वराज किसने लिखा है? गांधी जी ने। और कहां लिख दिया था? उधर ही लिख के आए थे, नाव से आते समय। हाँ, नाव पे बैठ के। नाव से तो नहीं आए थे, जहाज से आए थे, है ना। और यह भी क्वेश्चन आया था, कौन से परीक्षा हुआ था? वीडियो परीक्षा में आ गया था, मेरे इसी क्लासरूम से क्वेश्चन के मैंने फ्लो में बताया था कि हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने बहुत हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया है। बेश्या करार दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, बांझ करार दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, बचलन करार दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। हाँ, संगठन, संस्थान को गालियां निकाला है, किसको? व्यक्ति को नहीं। और गांधी जी कहते थे बाद में तो कि आपको संगठन को भी गाली नहीं निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात है, गांधी जी वैसे थे नहीं, धीरे धीरे समय के साथ ट्रांसफॉर्म हुए। हाँ, स्ट्राइल बोला है, अंग्रेजी में भी बाद में इसका रूपांतरण हुआ किया, तो मतलब बांझ, है ना। तो मतलब ये सब, हाँ, इसका मतलब संसद को उन्होंने क्या माना है? महिला माना है, नहीं तो क्या इंपोर्टेंट बोल सकते थे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पार्लियामेंट इज अ फीमेल जेंडर, जेंडर डिसाइड किया गांधी जी। अब बड़े लोग हैं, समझ रहे हो। ये सब बहुत सारे कहानियां हमारे पास। इन हिस्सा में आकर के मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं, कोई बात नहीं, मैं होने नहीं दूंगा खुद को। और भी तुम देख सकते हो। इसके बाद कहां पहुंच जाएंगे हम? रीडिंग के समय के ज्यादा घटनाक्रम है नहीं, छोड़ दो। अब आ जाते हैं इरविन। इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चलिए, तो एक काम करते हैं, 1 या 1.5 सेशन हम और ले लेते हैं। थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेंगे। तुम लोग भी वाष्यान लेना शुरू कर चुके हो, तो चलो इसको निपटा ही दो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरेस्ट